हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में बीएफएम के इम्पोर्टेंट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 व्हाट इज द रिवाइज्ड थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टीसीएस। टीसीएस का फुल फॉर्म हो गया दोस्तों टैक्स कलेक्शन एट सोर्स ऑन रिमिटेंस अंडर लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम एंड ऑन ओवरसीज टूर पैकेज। तो 1 अप्रैल 2025 से क्या हुआ कि जो टीसीएस है टैक्स कलेक्शन ऑन सोर्स, अगर आप किसी ओवरसीज टूर पैकेज बुक कर रहे हैं, मतलब इंडिया से बाहर पैसा मतलब ले जा रहे हैं, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज लेके जा रहे हैं, उस केस में आपको क्या करना होगा कि टीसीएस पे करना रहता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो पहले ये लिमिट हुआ करती थी दोस्तों 7 लाख, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से इस टीसीएस लिमिट को 10 लाख कर दिया। यानी अगर आप 10 लाख से ज्यादा का रेमिटेंस करेंगे इंडिया से बाहर, उस केस में आपको टीसीएस पे करना रहेगा। अगर 10 लाख से कम है तो नहीं पे करना रहेगा। पहले ये लिमिट हुआ करती थी 7 लाख, यानी 7 लाख से ज्यादा का रेमिटेंस पे टीसीएस लगता था, लेकिन अब इस लिमिट को अमेंड कर दिया गया और ये लिमिट हो गई आपकी 10 लाख। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों 10 लाख रुपीज। टीसीएस एप्लीकेबल ओनली ऑन रेमिटेंस एक्सीडेड दिस अमाउंट। अगर 10 लाख से ज्यादा अमाउंट, यानी 10 लाख को आप फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो जितने भी आप फॉरेन का एक्सचेंज या डॉलर को लेके जा रहे हैं, अगर वो वैल्यू इंडियन रुपीस के कन्वर्जन के हिसाब से 10 लाख से ज्यादा आती है, उसी केस में आपको टीसीएस पे करना रहेगा। अदरवाइज आपको, और अमाउंट इससे कम है तो आपको टीसीएस नहीं पे करना रहेगा। टीसीएस एक टाइप का टैक्स होता है, इसको बोला जाता है दोस्तों टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी लिखी हुई है कि पहले लिबराइज रेमिटेंस या अगर आप ओवरसीज टूर जा रहे हैं तो पहले ये लिमिट हुआ करती थी 7 लाख से ऊपर। अब 1 अप्रैल 2025 से इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है 10 लाख। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक पे आपके ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 will TCS will applicable on remittance under liberalized remittance scheme for एजुकेशनल पर्पस इफ रेमिटेंस इज फाइनेंस थ्रू एजुकेशन लोन। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को फॉरेन में स्टडी करना है, ठीक है, यूएसए में उसको कॉलेज में एडमिशन मिला है। अब यूएसए में एडमिशन मिला है कॉलेज में, तो नॉर्मल सी बात है कि वो जो कॉलेज है वो स्टूडेंट को क्या बोलेगा कि डॉलर में जो है फीस की पेमेंट कर दो। अब उसके पास, वो है इंडियन सिटीजन, वो पर्सन है ए और वो इंडियन सिटीजन है, वो बैंक से लोन ले रहा है। ठीक है, वो बैंक से लोन लेके जा रहा है और लोन के पैसे से वो फीस अपनी पे कर रहा है। तो उस केस में कितना टीसीएस लगेगा? पहले ये टीसीएस हुआ करता था दोस्तों, लेकिन अब इस टीसीएस को बिल्कुल ही हटा दिया गया। ठीक है, तो अब कोई भी टीसीएस नहीं लगेगा। तो ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी कि टीसीएस विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन रेमिटेंस फॉर एजुकेशन। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए कि आप इंडिया से बाहर किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन पर्पज के लिए जो आप रेमिटेंस कर रहे हैं, तो उसमें अब टीसीएस को हटा दिया गया। ठीक है, इफ फाइनेंस थ्रू एजुकेशन लोन, मतलब वो पैसा अगर आपने लोन के थ्रू लिया है और आप जो है एजुकेशन पर्पज के लिए उसको रेमिटेंस कर रहे हैं, जैसे कॉलेज का फी, ये सब चीजें, तो उस केस में आपको टीसीएस नहीं पे करना। पहले टीसीएस लगता था दोस्तों, लेकिन अभी इसको हटा दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 टीसीएस इज नॉट लेविड ऑन एलआरआईज रेमिटेंस फॉर एजुकेशन। मतलब एजुकेशन के लिए जो भी आप रेमिटेंस कर रहे हैं उस पे आपको कोई भी टीसीएस नहीं पे करना इफ फंडेड थ्रू एजुकेशन लोन। अगर आपने लोन लेके उस पैसे को दिया है, वो फी पे की है। ठीक है, इस रिलीफ से क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये है कि जो स्टूडेंट्स या जो फैमिलीज है जो इंडिया से बाहर स्टडी करना चाह रहे हैं, उन पे फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब टीसीएस नहीं पे करना, टैक्स नहीं पे करना, तो एक उनका बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, टीसीएस पे एक दो क्वेश्चंस और बने हैं तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं। ये वैसे आपका फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेके, मतलब फॉरेस्ट जो भी चीज है ना, फॉरेस्ट से जो चीज आप बना रहे हैं उनको अगर आप भेज रहे हैं बाहर। ठीक है, सो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल व्हाट इज द रिवाइज्ड टीसीएस रेट फॉर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अंडर सेक्शन 2061 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो देखिए, अदर देन तेंदुलिप्स, तेंदुलिप्स दोस्तों वो होता है जो बीड़ी होता है ना, तंबाकू को रैप किया जाता है इन इसकी लीव से, तेंदू लीव्स को, और वो जो बीड़ी होती है, बीड़ी का जो बाहर का कागज सा रहता है ना, वो वही होती है तेंदू लीव्स उसको बोलते हैं। तो उसको नहीं, बल्कि उसके अलावा कोई भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उस पर टीसीएस रेट लगाया गया है। पहले ये रेट हुआ करता था 2.5%, लेकिन अभी ये है 2%। ठीक है, तो फॉरेस्ट की जो चीजें हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस अदर देन तेंदू लीव्स, उस पे जो टीसीएस है वो उसको घटा दिया गया। पहले ये 2.5% हुआ करता था, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से ये जो रेट है ये हो गया आपका 2%। ठीक है, इसमें जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है इसमें वो सारी चीजें आ जाएंगी जो फॉरेस्ट एक्ट 1927 में डिफाइन की गई है। ठीक है, तो टीसीएस फॉरेस्ट प्रोड्यूस में भी थोड़ा कम कर दिया गया है। एक और क्वेश्चन है दोस्तों टीसीएस पे, सिंपल सा ही क्वेश्चन है।
जो सेक्शन 26C1H जो है इसको रिमूव कर दिया गया। तो इससे क्या फायदा है, इससे टैक्स कंप्लाइंस में क्या मदद मिलेगी बिजनेसेस को। ठीक है, तो जो सेक्शन 26C1H है ना, इस सेक्शन को हटाने से ये फायदा हुआ, पहले क्या हुआ करता था कि जितने भी गुड्स है, ठीक है, जिन गुड्स को आप बेच रहे हो उसकी वैल्यू अगर 50 लाख से ज्यादा है, गुड्स की आप सेल कर रहे हो और अगर वो वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, तो उस पर आपको टीडीएस भी पे करना होता था, टीसीएस भी पे करना होता था। ठीक है, तो टीसीएस इसी सेक्शन के तहत जिसको हटाया गया है, इस सेक्शन के तहत आपको टीसीएस पे करना होता था, यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है, 194Q ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत आपको टीडीएस पे करना था, यानी अगर आप 50 लाख से ऊपर की सेल्स करें तो डबल टैक्स आपको पे करने होते थे। तो इस सेक्शन को हटाया गया, यानी टीसीएस को हटाया गया, तो इससे क्या होगा, अवॉइड डुप्लीकेशन, जो डबल टैक्स पे किया जा रहा है उसको हटाया गया, उसको अवॉइड किया गया। ठीक है, तो इससे जो बिजनेसेस है उनको भी कंप्लाई करने में काफी मदद हो जाएगी। बिजनेस नाउ ओनली नीड टू फॉलो टीडीएस, तो बिजनेस है उनको बस टीडीएस फॉलो करना है अंडर सेक्शन 194Q वेयर एप्लीकेबल। तो 50 लाख से ऊपर के केस में आप टीडीएस आपके ऊपर लगेगा, टीसीएस नहीं लगेगा। ठीक है, सो इससे क्या फायदा हुआ, इसको हटाने से टीसीएस बढ़ गया दोस्तों, बिल्कुल फायदा हुआ है। 20 सही आंसर है। इट एलिमिनेट द ओवरलैपिंग एप्लीकेबल, ओवरलैप मतलब टीडीएस भी लग रहा है टीएस भी लग रहा है, दोनों चीजें लग रही है, तो उस ओवरलैप को ये एलिमिनेट करता है ऑन द सेम ट्रांजेक्शन, एक ही ट्रांजेक्शन पे आप टीडीएस भी दे रहे हो, टीसीएस भी दे रहे हो। ठीक है, तो उस चीज को ये अवॉइड करता है, रिड्यूसिंग कंप्लायंस बर्डन, तो कंप्लायंसेस को लेके जो बर्डन होता था बिजनेसेस को, तो उसको ये कम किया गया। ठीक है, तो ये फायदा हुआ सेक्शन 26C1H। ठीक है, तो ये उन्हीं बिजनेसेस के लिए फायदा है जो गुड्स की सेल कर रहे हैं 50 लाख से ज्यादा की। ठीक है, तो 50 लाख से 2025 से पहले इनको टीडीएस टीसीएस दोनों अप्लाई होता था। ठीक है, टीडीएस और टीसीएस, टीसीएस इस एक्ट के तहत लगता था 26C1H और टीडीएस 194Q। ठीक है, तो अब इनके ऊपर इसको हटा दिया गया। ठीक है, इस बार इसको हटा दिया गया टीसीएस, अब सिर्फ उनके ऊपर टीडीएस का एप्लीकेबल लागू होगा, उनको सिर्फ टीडीएस पे करना है, टीसीएस नहीं पे करना। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसी के ऊपर, हाउ डज द रिमूवल ऑफ सेक्शन 26CCA इम्पैक्ट बिजनेस कंप्लायंस ऑब्लिगेशन अंडर या रिगार्डिंग टीसीएस। तो इस सेक्शन से क्या फायदा हुआ, इस सेक्शन को रिमूव किया गया, इस सेक्शन का पर्पस क्या था पहले। ठीक है, तो पहले यहां से देखेंगे, ये जो आपका सेक्शन है 206CCA प्रीवियसली रिक्वायर बिजनेस टू चेक इफ ए पर्सन हैड फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न बिफोर। तो किसी भी पर्सन को टीसीएस ये सब पे करना है ना, तो पहले ये चेक करना होता था कि उसने आईटी फाइल की है कि नहीं की है, लेकिन अब इसको हटा दिया गया, तो इससे ये फायदा होगा, इट रिमूव eliminate this verification requirement, simplify operational process and reduce compliance burden for businesses। तो अब ये 206CCA को हटाने से ये फायदा है कि कोई भी पर्सन उसने इनकम टैक्स फाइल किया नहीं किया, वो टीसीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी टीसीएस उसके ऊपर लागू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, बिजनेस नो लॉन्गर नीड टू वेरीफाई वेदर ए पर्सन हैज फाइल्ड, यानी यहाँ पे जो बिजनेस है ना उनको वेरीफाई नहीं करना इस पर्सन ने अपना टीडी जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया कि नहीं किया। ठीक है, उस पर टीसीएस लग रहा है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, तो बिजनेस को उस पर्सन को वेरीफाई करने का कोई भी जरूरत नहीं है, तो इससे भी कंप्लाइंस बर्डन को आसान किया गया। ठीक है, तो ये दो सेक्शंस हटाए गए हैं, एक तो 206CCA और एक हमने इससे पहले देखा था ना 206C1H। इसका पर्पस है कि टीसीएस जो है हटाया गया, जो भी बिजनेसेस 50 लाख से ऊपर का सेल्स करते हैं उनके ऊपर सिर्फ टीडीएस लगेगा। इस सेक्शन को हटाने से ये फायदा हुआ 206CCA कि अब बिजनेसेस को वेरीफाई नहीं करना, किसी भी पर्सन का टीसीएस अगर डिडक्ट हो रहा है तो उनको वेरीफाई नहीं करना कि इस पर्सन ने आईटी फाइल की है कि नहीं की है। ठीक है दोस्तों, तो टीसीएस के ऊपर 3-4 क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे। व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स किसको बोला जाता है दोस्तों। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की कई तरह की डेफिनेशन है, डिपेंड करेगा वो किस टाइप का लोन है। ठीक है, सो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स मींस एन असेट इंक्लूडिंग ए लीज असेट बिकमिंग नॉन परफॉर्मिंग व्हेन इट सीज टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक। नॉन परफॉर्म मतलब बैंकों की इनकम जनरेट होनी सीज यानी बंद हो गई, अभी बैंकों को कोई भी इनकम नहीं मिल रही, तो उस असेट्स को बोला जाएगा नॉन परफॉर्मिंग। असेट्स जितने भी बैंकों के लोन्स होते हैं उन सबको असेट्स बोला जाता है। ठीक है, असेट ऐसी चीज जिसके हम मालिक है, जिससे हमारी कमाई होती है, वो सारे हमारे असेट की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स वो है जिनसे इनकम जनरेट होनी हमारी बंद हो चुकी होती है। ठीक है, सो उसकी डेफिनेशन देखेंगे। कुछ कंडीशंस है, इस कंडीशंस में हम बोलेंगे कि ये असेट हमारा नॉन परफॉर्मिंग असेट है। अगर टर्म लोन है, टर्म लोन के केस में क्या होता है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल होता है ना, अगर 90 डेज से ज्यादा है और ओवर ड्यू मतलब ना कस्टमर ने इंटरेस्ट ना प्रिंसिपल कुछ भी पे नहीं किया और 90 डेज क्रॉस हो गया, तो 90 डेज के बाद उसको बोला जाएगा ये नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है। 90 डेज से पहले वो स्पेशल मेंशन में रहेगा। ठीक है, 0 से 30 डेज में वो रहेगा SMA 0, 31 से 60 में वो आ जाएगा SMA 1 यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, और 61 से 90 डेज के बीच में वो आ जाएगा SMA 2 यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। ये तीनों ही स्टैंडर्ड की कैटेगरी होती है।
जैसे ही 90 डेज क्रॉस होगा 91 डेज से वो एनपीए बन जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखा है। अगर हम ओवरड्राफ्ट की बात करें तो अकाउंट अगर आउट ऑफ ऑर्डर है, आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब पता है क्या होता है कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो सैंक्शन से ज्यादा है। मान लीजिए आपने किसी कस्टमर को सीसी या ओडी लिमिट दी है 10 लाख की, ठीक है, सीसी या ओडी दी है 10 लाख की। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग मतलब लोन का क्लोजर बैलेंस, वो ज्यादा हो इस 10 लाख से? यस दोस्तों, ये हो सकता है। ये पता है कब होता है? 10 लाख का उसने लोन यूज किया है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग यूज किया, तो हर महीने इंटरेस्ट जो है डेबिट होगा। तो मान लीजिए उसका इंटरेस्ट है महीने का 10,000, तो महीने के एंड में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 10,10,000, क्योंकि उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। उसकी जो स्टेटमेंट है वहां पे डेबिट शो करेगा, तो उसको वो पैसा क्रेडिट करना पड़ेगा। क्योंकि उसने क्रेडिट नहीं किया अपने लोन में, पैसा ट्रांसफर नहीं किया अपने सीसी वाले में, इसी वजह से जो बैलेंस है आउटस्टैंडिंग वो हो जाएगा 10,10,000। यानी जो सैंक्शन लिमिट है 10 लाख की, वो आउटस्टैंडिंग से कम है। आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 10,10,000। ये 10,000 कहाँ से है? ये हमारा इंटरेस्ट भी था ना दोस्तों। बैंक क्या करता है, बैंक कोई भी लोन देता है तो उस पर इंटरेस्ट को डेबिट करता है हर महीने के एंड में। ठीक है, पूरे महीने का कैलकुलेशन कैसे होता है, जितने दिन के लिए भी उसको आपने लोन डिस्बर्स किया उसी हिसाब से मंथ एंड में वो इंटरेस्ट उसकी लोन स्टेटमेंट में डेबिट शो हमें करता है। ठीक है, डेबिट शो हमें दिखता है। तो अगर 10,000 का इंटरेस्ट उसके खाते में जुड़ गया, उसने वो इंटरेस्ट नहीं पे किया, तो उसका जो 10 लाख का लोन सेंक्शन था वो हो जाएगा 10,10,000। ठीक है, तो उसी को बोला गया है आउट ऑफ ऑर्डर, यानी आउटस्टैंडिंग ज्यादा है एज कम्पेयर टू सैंक्शन अमाउंट, तो उसको भी बोल दिया जाएगा कि ये क्या हो गया, एनपीएम। ऐसे बिल परचेज से बिल डिस्काउंट करते हैं ना, तो बिल की पेमेंट नहीं आई 90 डेज से ज्यादा हो गया, तो उसको भी हम बोलेंगे एनपीए। शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन का इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछ लेते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन में प्रिंसिपल या इंटरेस्ट नहीं आया 2 क्रॉप सीजन तक, ठीक है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ओवर ड्यू है फॉर 2 क्रॉप सीजन, 2 क्रॉप सीजन तक, तो उसको बोला जाएगा एनपीए। शॉर्ट ड्यूरेशन में 2 क्रॉप सीजन और लॉन्ग ड्यूरेशन में सिंगल 1 क्रॉप सीजन। ठीक है, तो ये देखना जरूरी है कि शॉर्ट ड्यूरेशन है लॉन्ग ड्यूरेशन है। शॉर्ट ड्यूरेशन में 2 क्रॉप सीजन तक अगर कुछ भी पेमेंट नहीं आती है तो उसको हम बोलेंगे कि एनपी हो गया। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों लॉन्ग क्रॉप ड्यूरेशन की, तो उसमें सिंगल यानी एक क्रॉप ड्यूरेशन में अगर कोई प्रिंसिपल इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं आया, उसको हम बोल देंगे कि ये हो गया हमारा एनपी। ठीक है, ऐसे डेरिवेटिव की अगर हम बात करें, डेरिवेटिव में तो इसमें जो भी रिसीवल्स है, ठीक है, रिसीवल्स है वो 90 डेज से ज्यादा हो गया है और उसकी कोई भी पेमेंट नहीं आई है। ठीक है, ऐसी कुछ सिक्योराइजेशन लिक्विडिटी की कुछ फैसिलिटी है तो इसमें भी कुछ पेमेंट नहीं आई 90 डेज तक, उन सबको हम बोलेंगे कि ये कौन सी कैटेगरी है, ये हमारे असेट की नॉन परफॉर्मिंग असेट वाली ये कैटेगरीज है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें दी गई है। इसमें से शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, और ये ओवरड्राफ्ट वाला भी पूछा जाता है। ठीक है, अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर में चला जाए वो भी हमारा एनपीए की कैटेगरी में आ जाता है। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजन। तो जो स्टैंडर्ड एसेट होते हैं क्या उस पर भी प्रोविजन लगाना होता है? यस दोस्तों, जैसे एनपीए होते हैं, ठीक है, उन पे प्रोविजन लगता है, वैसे ही स्टैंडर्ड में भी प्रोविजन लगता है। बहुत कम लगता है पर प्रोविजन बैंकों को लगता है। प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्रोविजन का मतलब इन एसेट्स के नाम पे, इन लोन के नाम पे बैंकों को अलग से अपने प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट से पैसे को इनके नाम पे रखना पड़ता है कि इन केस, अभी तो स्टैंडर्ड है, अभी तो पूरा पेमेंट आ रहा है, इन केस कुछ हुआ, पेमेंट आनी बंद होगी तो क्या होगा, तो इसीलिए जो स्टैंडर्ड एसेट्स होते हैं उनके लिए भी बैंकों को प्रोविजन लगाना होता है, प्रोविजन रखना होता है। ठीक है, तो जो फार्म क्रेडिट है या जो एसएमई सेक्टर है उसका प्रोविजन होता है 0.25%। दोस्तों ये आप याद कर लीजिए टेबल को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एसएमई सेक्टर पे लोन दिया है, लोन की वैल्यू है 10 लाख, तो उस पर कितना प्रोविजन लगेगा? वो है भले ही स्टैंडर्ड, उस पर 0.25% का प्रोविजन लगेगा, तो 0.25% ऑफ 10 lakhs, तो वो हो जाएगा आपका प्रोविजन ऑन एसएमई सेक्टर। जो कमर्शियल रियल एस्टेट होते हैं उसमें 1% का प्रोविजन। जो रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल मतलब लोगों के लिए जो रेजिडेंशियल हाउस वाले जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है उस पर 0.75%। जो आपका टीजर रेट वाले हाउसिंग लोन होते हैं ना, टीजर रेट्स वाले हाउसिंग लोन उनको बोला जाता है दोस्तों जहाँ पे स्टार्टिंग में, अर्लियर यानी स्टार्टिंग में जो इंटरेस्ट रेट लो होता है और बाद में इंटरेस्ट रेट हाई होता है। यानी इस टाइप के जो टीजर रेट्स वाले जो लोन होते हैं दिखने में वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, क्यों? क्योंकि काफी लो इंटरेस्ट रेट उनको लगता है स्टार्टिंग में, पर बाद में वो इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो उनको बोला जाता है टीजर रेट। तो इस टाइप के जो हाउसिंग लोन है इसमें स्टार्टिंग में 2% का प्रोविजन लगता है, फिर बाद में ये 0.4% हो जाता है जब 1 साल बाद, जब इसका जो रेट है रीसेट किया जाएगा। रीसेट मतलब रेट को जब चेंज किया जाएगा, क्योंकि जैसा हमने टीजर लोन में पढ़ा ना, टीजर रेट में, कि स्टार्टिंग में इंटरेस्ट रेट लो होता है फिर बाद में बढ़ जाता है। तो जब ये बढ़ेगा, रीसेट होगा, तो उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट को रीसेट किया जाएगा। तो जब रीसेट कर दिया जाएगा तो उस टाइम पे ये 0.4% का प्रोविजन हो जाएगा। ठीक है, और कुछ भी जो नेचुरल क्लैमिटीज वाले आरबीआई के जो रिलीफ वाले जो लोन जिनको रिस्ट्रक्चर करता है बैंक, उस पर 5% का प्रोविजन लगता है।
इसके अलावा जो बच गया अदर जो कैटेगरी में आएगा उसके ऊपर 0.4% का प्रोविजन लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी स्टैंडर्ड एसेट की प्रोविजन होती है। तो बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि कितने कितने का प्रोविजन है। इस टेबल को आप एज इट इज मेमोराइज कर लीजिए दोस्तों, ये आपके लिए हेल्प रहेगा। ठीक है, तो ये टेबल आपकी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज लॉस एसेट? लॉस एसेट क्या है? लॉस एसेट मतलब जिसमें अब कोई रिकवरी का चांस ही नहीं है। पहले होता है स्टैंडर्ड, फिर होता है आपका एनपीए, फिर अगर कोई ऑप्शन नहीं बचा तो वो लॉस में आ जाएगा। ठीक है, तो एनपीए भी 3 कैटेगरी होती है। पहला होता है सबस्टैंडर्ड, फिर होता है डाउटफुल और फिर हो गया आपका लॉस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड में 3 कैटेगरी होती है दोस्तों, एसएमए 0, 1 एंड 2। एसएमए 0 मतलब 0 से 30 डेज तक कुछ भी रिकवरी नहीं आई तो एसएमए 0, 31 से 60 डेज तक एसएमए 1, 61 से 90 डेज एसएमए 2। ठीक है, ये तीनों ही हमारे स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी होती है। जैसे ही 90 डेज क्रॉस होता है तो वो हो जाता है एनपीए। एनपीए में सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। जैसे ही एनपीए में आएगा, एनपीए के पहले 1 साल तक वो रहता है आपका सबस्टैंडर्ड में। जैसे ही सबस्टैंडर्ड को क्रॉस करेगा, पहले 1 साल तक वो डाउटफुल 1 में रहेगा, फिर 1 से 1 साल से ज्यादा 3 साल तक डाउटफुल 2 में रहता है, और फिर 3 साल से ज्यादा डाउटफुल 3 में आ जाता है। ठीक है, फिर कई साल तो हो चुके होते हैं अभी तक, डाउटफुल 3 में तो काफी साल हो चुके हैं ना। तो कई साल होने के बाद अगर रिकवरी का कोई चांस नहीं लगता, कैसे पता लगेगा? प्रॉपर्टी है, मान लीजिए उसकी वैल्यू 10% से भी कम है, जो भी आपका आउटस्टैंडिंग है, मान लीजिए आउटस्टैंडिंग है 1 करोड़ का और प्रॉपर्टी की वैल्यू सिर्फ 8 ही करोड़ है, तो 10% से कम की अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू बचे, या कोई भी हमारे पास कोलेटरल सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी ना बचे, ठीक है, तो या फिर अगर आरबीआई के ऑफिशियल्स उसको इंस्पेक्शन करते हैं, जैसे आरबीआई के ऑफिशियल ने इंस्पेक्शन किया और बोला कि अरे यहाँ पे तो कोई रिकवरी का चांस ही नहीं है, तो वहां पे भी उनको लगता है तो वो लॉस उसको डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरी हमारे लॉस असेट की कैटेगरी होती है। लॉस असेट है तो उसको रिटर्न ऑफ करना है। रिटर्न ऑफ का मतलब ये है कि बैंकों को अपने प्रॉफिट से उस असेट को पेमेंट करके उसको क्लोज करना है। ठीक है, इफ लॉस असेट आर परमिटेड टू रिमेन इन द बुक्स फॉर एनी रीजन, 100% ऑफ आउटस्टैंडिंग शुड बी प्रोवाइडेड। अगर मान लीजिए लॉस असेट को बुक में रखा जा रहा है, बुक में मतलब बैलेंस शीट में बैंकों की दिखाया जा रहा है, उसको क्लोज नहीं किया जा रहा, तो उस केस में बैंकों को 100% प्रोविजन, यानी जितना का वो असेट लॉस हुआ हो, जितना वो लोन का पैसा डूबा, उतना ही नेट प्रॉफिट से लेके एक प्रोविजन उसको बनाना है। ठीक है, तो ये होता है हमारा लॉस असेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टीयर 2 कैपिटल। सो तो बैंकों की कैपिटल 2 होती है, टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2। ठीक है, तो टीयर 2 को आप सप्लीमेंट कैपिटल बोल सकते हो, टीयर 1 को कोर कैपिटल बोल सकते हैं। तो जो टीयर 2 है ये कितनी रिस्ट्रिक्टेड है? टीयर 2 कैपिटल मैक्सिमम हो सकती है 100% ऑफ टीयर 1, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो मेनली जो है बैंकों के टीयर 1 कैपिटल को ही यूज किया जाता है, बहुत ही इमरजेंसी का केस है, बैंक डूबने की कगार है, ऐसे टाइम पे हम टीयर 2 को यूज करेंगे। इसीलिए जो है टीयर 1 ही मेन चीज है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा टीयर 1 होती है। टीयर 2 को आप रखना चाहे तो रख सकते हैं टीयर 2 कैपिटल के नाम पे, लेकिन 100% ऑफ टीयर 1 से ज्यादा नहीं रख सकते, यानी टीयर 2 कभी भी टीयर 1 से आगे नहीं रह सकता, ये इसमें बोला गया। ठीक है, तो टीयर 2 कैपिटल है मैक्सिमम ऑफ 100% ऑफ टीयर 1। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत बार पूछ लेते हैं दोस्तों, इसलिए एक सिंपल सा मैंने क्वेश्चन ये रखा है। ये भी आपका एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब बेसल 3 लिवरेज रेशियो एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन? तो इसमें से कौन सा जो है बिल्कुल सही है? ठीक है, सो लिवरेज रेशियो एक तरह से कंपनी का कितना उसने लोन लिया है, उसके बदले में उसके कितने असेट्स हैं। ठीक है, तो एक तरह से लिवरेज, ये जो वर्ड है दोस्तों, उसका मतलब होता है बोरोइंग, मतलब कितना आपने उधार लिया है। तो लिवरेज रेशियो कंपनी की बोरोइंग के बारे में बताता है कि कितना उन्होंने बोरो किया है अपने असेट्स को पूरा करने के लिए। मतलब आपके घर में कुछ सामान है, मान लीजिए आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, बहुत सारा सामान है, लेकिन सारा सामान आपने लोन से लिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका लिवरेज रेशो हाई है। लिवरेज रेशो कोई भी रेशो हो सकता है, ये डेप्ट बाय असेट का रेशो हो सकता है, या डेप्ट बाय इक्विटी का रेशो हो सकता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है दोस्तों कि ये आपकी बोरोइंग से होता है। आपने कोई असेट जोड़ी है, घर में टीवी फ्रिज या घर खरीदा, लेकिन आपने बोरोइंग से ली है, वो आपका डेप्ट और असेट का एक लिवरेज रेशो हो जाएगा। लिवरेज रेशो कंपनी की बोरोइंग पावर के बारे में बताता है कि इसने कितना पैसा उधार लिया है, चाहे वो दोस्तों से उधार है, रिश्तेदारों से उधार है, या बैंक से लोन है। ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में आपकी उधारी या बोरोइंग हो सकती है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है किससे? लिवरेज रेशो से। सो आरबीआई ने 6 जून 2019 को लिवरेज रेशो को थोड़ा कम कर दिया, बैंकों के लिए लिवरेज रेशो रिड्यूस किया है। ठीक है, तो ये जो है इसमें क्या कितना रिड्यूस किया? सो यहाँ पे से जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, इसमें 3 ही बैंक है दोस्तों, एक तो आपका एसबीआई आ जाएगा, आईसीआईसी और एचडीएफसी। तो ये जो सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक है, इनके लिए लिवरेज रेशियो 4%, यानी ये 4% तक का लोन ले सकते हैं। ठीक है, कंपेयर टू देयर असेट्स। और जो बाकी के बैंक बच गए वो 3.5% तक का। तो इनका लिवरेज रेशियो हाई क्यों है? वो इसलिए क्योंकि बहुत बड़े बैंक है, तो थोड़ा ज्यादा भी इन्होंने उधार ले लिया, बोरोइंग ले ली, तो भी इनका गुजारा चल जाएगा, मतलब ये डूबने वाले नहीं है। लेकिन बाकी के जो बैंक है वो उनकी बोरोइंग कम रखी गई है उनके असेट के मुकाबले, ताकि
वो ज़्यादा उधारी ना ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप उधार लोगे तो क्या होगा, आपके घर में बहुत सारा सामान पड़ा है पर सारा लोन से है, तो क्या होगा, अगर आप अच्छी से रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाओगे तो लोन की आप इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाओगे, लोन की ईएमआई नहीं पे कर पाओगे, तो जो भी अपना उधार में सामान लिया तो बैंक उसको अपना बेच देगा और अपने लोन की रिकवरी करेगा, ठीक है, तो वो सामान आपके पास नहीं रहेगा। तो कुल मिला के लेवरेज रेशो इस बात की इन्फॉर्मेशन देता है कि आपने कितने की बोरोइंग, कितना उधार लिया हुआ है, ठीक है। सो जो सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक है, बड़े बड़े जो 3 बैंक है, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, इनके लिए है 4% का, मतलब ये 4% अपने एसेट के मुकाबले बोरोइंग कर सकते हैं। बाकी के जो बैंक बच गए, जैसे आपका हो गया पीएनबी हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ठीक है, इंडियन बैंक, इन सब के लिए 3.5% का लिवरेज रेशो रखा गया। डिट्टो ये क्वेश्चन 2-3 बार आपका पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन सिंपल सा है, पर आप ये बस याद कर लेना, 4% और 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब स्पेकुलेशन। तो स्पेकुलेशन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। स्पेकुलेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? स्पेकुलेशन का मतलब है कि आप जो है प्राइस मूवमेंट का फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। दो अलग अलग मार्केट है, ये है मार्केट 1 और दूसरी आपकी मार्केट 2। आप क्या करते हैं, ये अलग अलग लोकेशन, मान लीजिए एक मार्केट 1 है किसी एक एरिया में, दूसरी मार्केट 2 दूसरे एरिया में, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिल रहा है मान लीजिए 100 रुपए का, आप उस प्रोडक्ट को यहाँ से खरीदते हैं और बाद में उसको दूसरी मार्केट में 200 रुपए का बेच रहे हैं, तो एक तरह से ये भी एक स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में प्राइस मूवमेंट बढ़ने वाली है, या कुछ लोग क्या करते हैं, इसको एग्जैक्टली हम स्पेकुलेशन नहीं बोल सकते दोस्तों। आपने एक चीज देखी, मान लीजिए गोल्ड के भी रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि गोल्ड बहुत सारा उनको जरूरत नहीं है, वो जबरदस्ती मतलब बिना रिक्वायरमेंट के बहुत सारा गोल्ड इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड के रेट बहुत बढ़ रहे हैं, फ्यूचर में और बढ़ेगा, और तो बढ़ने के बाद हम उसको बेच देंगे। तो ये जो एक्टिविटी हुई कि फ्यूचर में जो प्राइस मूवमेंट हो सकती है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, पहले 40,000 था, फिर 60,000, फिर 80,000, तो अचानक से गोल्ड के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो इतना ज्यादा बढ़ गया तो फ्यूचर में और बढ़ सकता है, ऐसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस चक्कर में आप बहुत सारा गोल्ड खरीद के अपने पास रखते हैं, इस उम्मीद पे कि फ्यूचर में जब गोल्ड का रेट बढ़ जाएगा, हम इसको बेच के अच्छा खासा मुनाफा या प्रॉफिट कमाएंगे। तो वो एक्टिविटी होती है आपकी स्पेकुलेशन, ठीक है। सो बाइंग ए करेंसी, एक करेंसी आप खरीद रहे हैं, एक्सपेक्टिंग फ्यूचर प्राइस मूवमेंट, मतलब फ्यूचर में ऐसा रेट होगा करेंसी का कि वो रेट बढ़ जाएगा। जैसे आप डॉलर को 80 रुपए में खरीद रहे हैं, यानी बैंक को 80 रुपए देके डॉलर खरीद रहे हैं, फिर बाद में वो डॉलर का कॉस्ट हो जाएगा 82, तो उस टाइम पे आप इसको बेच देंगे, ठीक है, तो इससे आपको 2 रुपए का कमाई हो गया। ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है, जैसे फॉरेन करेंसी को सिर्फ ट्रेड पर्पस के लिए खरीद रहे हो, ठीक है, बिना किसी प्रॉफिट पर्पस के लिए, तो जो प्रॉफिट का पर्पस ही नहीं है, तो वहां पे तो स्पेकुलेशन का कोई रोल ही नहीं है। अ गारंटेड मेथड बाय विच सेंट्रल बैंक फिक्स एक्सचेंज, तो सेंट्रल बैंक जो है जो फॉरेन एक्सचेंज के रेट है उसको सेट कर रही है, तो वो स्पेकुलेशन होता है दोस्तों, वो भी स्पेकुलेशन नहीं होता। और चौथा है कि इसमें एक्सपोर्टर्स अपने जो रिसीवर्स है, रिसीवर मतलब जो बिल्स आने वाला है, बिल्स है जिसके बदले उनको पेमेंट मिलने वाली है, तो उसको वो हेज कर रहे हैं ताकि लॉस लॉस को रोका जा सके। ये सभी स्पेकुलेशन नहीं होते दोस्तों। हम कुछ करेंसीज खरीद रहे हैं इस उम्मीद पे कि फ्यूचर में जब वो करेंसी महंगी होगी, या कोई भी और चीज आप खरीद रहे हैं ये सोच के कि फ्यूचर में इस चीज का रेट बढ़ेगा, तब हम इसको बेच के अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। तो फ्यूचर में जो प्राइस मूवमेंट होगी, ठीक है, फ्यूचर में जो आपने एक्सपेक्ट की है, सो एक्सपेक्टेड फ्यूचर के हिसाब से आपने कुछ खरीदा, ये सोच के कि फ्यूचर में रेट बढ़ेगा तब इसको बेचेंगे, तो उससे आपका जो प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ, उसी एक्टिविटी को बोला जाता है यहाँ पे स्पेकुलेशंस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज री इन्वेस्टमेंट रिस्क इन फाइनेंस। फाइनेंस या बैंकिंग में री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या है दोस्तों? सो देखिए, री इन्वेस्टमेंट रिस्क का मतलब है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, द अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट एट विच फ्यूचर कैश फ्लो कैन बी इन्वेस्टेड, ठीक है। मान लीजिए बैंक है और बैंक ने कस्टमर को लोन दिया है, मान लीजिए हाउसिंग लोन दिया है, 50 लाख का हाउसिंग लोन दिया, इंटरेस्ट बैंक चार्ज कर रहा है 8%। तो वो जो कस्टमर है उसने 50 लाख का हाउसिंग लोन मान लीजिए 2 या 4 साल में पे कर दिया, अब बैंक के पास फिर से 50 लाख वापस आ चुके हैं। अब बैंक को इस बात पे डाउट है कि मुझे 8% में हाउसिंग लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या पता रेट डाउन हो चुका है, शायद उस टाइम पे हाउसिंग लोन के रेट डाउन होकर 7% पे आ गए। तो अब क्या हुआ, पहले बैंक ने 8% पे हाउसिंग लोन दिया था, लेकिन अभी वही 50 लाख का हाउसिंग लोन बैंक को 7% पे देना पड़ रहा है, यानी फ्यूचर जो कैश फ्लो हुई है उसको री इन्वेस्ट कर रहा है बैंक। री इन्वेस्ट कैसे कर रहा है, दोबारा लोन दे रहा है, ठीक है। तो वो जो री इन्वेस्ट किया जा रहा है वो रेट लो है, पहले अच्छी खासे हम इनकम कर रहे थे, 8% का कमाई हो रहा था हमारा इंटरेस्ट के फॉर्म में, अब वो 7% हो गया। तो ये जो रिस्क है इसको बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट, मतलब उसी पैसे को अगर आप दोबारा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, बैंक कहाँ इन्वेस्ट करेगा, बैंक लोन ये सब देके अपना इन्वेस्ट कर रहा है, तो दोबारा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो कम मिल रहा है, उस टाइप के रिस्क को बोला जाता है री इन्वेस्टमेंट रिस्क, ठीक है। यहाँ पे कई ऑप्शंस दिए हैं कि द रिस्क दैट बॉन्ड इश्यूअर विल डिफॉल्ट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, वो डिफॉल्ट कर जाएगा, तो उसको क्रेडिट रिस्क बोला जाता है कि वो अपनी पेमेंट करने से डिफॉल्ट हो जाए या पेमेंट ना करे।
सेकेंड है द अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट एट विच फ्यूचर कैश फ्लो आर इन्वेस्टेड। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, बी ही इसका आंसर है कि फ्यूचर में जो भी आपके पास कैश फ्लो आ रही है उसको आप दोबारा से इन्वेस्ट कर रहे हैं, री इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो किस रेट पर आप उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो रेट आपको पहले से कम मिलेगा, वही होता है हमारा री इन्वेस्टमेंट रिस्क, ठीक है। तीसरा है द रिस्क ऑफ डिक्लाइन इन बॉन्ड मार्केट प्राइस ड्यू टू राइजिंग इंटरेस्ट रेट। बॉन्ड का मार्केट प्राइस रिड्यूस हो गया दोस्तों, बॉन्ड का मार्केट प्राइस रिड्यूस हो गया तो उसको हम लोग री इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं बोल सकते, ठीक है। द रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आ गई तो वो भी जो है आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं है। तो इसमें से सिर्फ जो आपका बी है ना वो सही है, जिसमें आप फ्यूचर की कैश फ्लो को एक लो रेट पे री इन्वेस्ट करोगे, दोबारा इन्वेस्ट करोगे तो पहले के मुकाबले जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो कम मिलेगा। तो पहले हम अच्छा खासा 8% कमा रहे थे, लेकिन अब सिर्फ 7% की कमाई होगी, तो ये जो लॉस है इसी को बोला जाता है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। सो बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। जैसा आपका री इन्वेस्टमेंट रिस्क के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क के ऊपर भी क्वेश्चन आपका पूछा गया, ठीक है। इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क का मतलब क्या होता है? इम्बेडेड का मतलब मार्केट में अचानक से इंटरेस्ट रेट मान लीजिए बहुत ज्यादा कम हो गया, ठीक है। आपका कोई कस्टमर है, मान लीजिए पुलिस सैलरी पैकेज, पुलिस में वो जॉब कर रहा है, ठीक है, पुलिस आपका कस्टमर, पुलिस सैलरी पैकेज। अभी उसने आपसे पर्सनल लोन लिया, मान लीजिए इंटरेस्ट रेट है 13%, फिर अचानक से मार्केट में रेपो रेट ये सब घटता बढ़ता रहता है, तो आरबीआई उस हिसाब से बैंकों को, मतलब बैंक भी उस हिसाब से अपना रेट सेट कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए रेपो रेट ये सब घट गया, जिसकी वजह से बैंकों का जो एक्सप्रेस क्रेडिट का लोन का जो रेट चल रहा है वो भी कितना चल रहा है, मान लीजिए वो चल रहा है अभी 11%। कहाँ 13% और कहाँ 11%। अब बहुत सारे बोरोवर है जिन्होंने पर्सनल लोन मान लीजिए 7 साल का लिया, तो वो 7 साल तक तो वेट नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, बैंक आके पुराना लोन क्लोज कर देंगे, ठीक है। या कोई और दूसरा गोल्ड लोन मान लीजिए बहुत सस्ता है, गोल्ड लोन सिर्फ 8% पे ही मिल रहा है, या उनके पास गोल्ड है। तो मेन पर्पस क्या है कि इंटरेस्ट का रेट बहुत सस्ता हो गया, इसके चक्कर में बहुत सारे कस्टमर क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, क्या करेंगे, अपना लोन टाइम से पहले प्री पे कर देंगे, ठीक है। या एफडी के केस में भी ऐसा हो गया कि एफडी का रेट मान लीजिए बढ़ गया, ठीक है, तो उस केस में बहुत से कस्टमर ने क्या किया, किसी और बैंक में बढ़ गया, आपके बैंक में उतना नहीं बढ़ा, तो उस केस में कस्टमर ने आपके जो एफडी है उसको विड्रॉ कर लिया, ठीक है, डिपॉजिट को विड्रॉ कर लिया। किसी और मार्केट में अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो एफडी विड्रॉ करके कहीं और चले गए। ये सारे ही इम्बेडेड ऑप्शन है, मतलब टाइम से पहले कस्टमर ने क्या किया, जो भी उसकी कमिटमेंट थी, मतलब मान लीजिए हाउसिंग लोन को 30 साल की कमिटमेंट है कि 30 साल तक ईएमआई पे करूंगा, पर 2 साल में लोन क्लोज कर दिया, टाइम से पहले ही क्लोज कर दिया। रीजन कुछ भी हो सकता है, मार्केट रेट, मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, चेंज हो गया, कुछ भी रीजन से अगर कस्टमर अपने लोन की टाइम से पहले पेमेंट कर दे या डिपॉजिट को टाइम से पहले विड्रॉ कर ले, एफडी के लिए बोला है 10 साल का एफडी किया और 2 साल में एफडी क्लोज करके चला गया, तो टाइम से पहले जो कस्टमर विड्रॉ कर लेता है अपना एफडी, लोन को टाइम से पहले प्री पे कर देता है, इसी टाइप के जो बैंकों के रिस्क है इसको ही बोला जाता है दोस्तों एम्बेडेड ऑप्शन, मतलब टाइम से पहले जो है कस्टमर अपनी एफडीज को क्लोज कर दे या लोन को प्रीपे कर दे, तो ये जो रिस्क हुआ, मतलब बैंकों को तो लगा था ना कि 10 साल तक एफडी से इंटरेस्ट की कमाई होगी बैंक की, पर 2 साल में क्लोज करके वो अपना पैसा लेके चला गया, ठीक है, तो इस टाइप के रिस्क को बोला जाता है एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। तो बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। और एक यहाँ पे लिखा कि फ्रॉड की वजह से या सिस्टम फेलियर, दोस्तों इसकी वजह से जो रिस्क है इसको बोलते हैं ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है, सिस्टम फेलियर या स्टाफ फ्रॉड की वजह से जो रिस्क है ना उसको बोलते हैं ऑपरेशनल रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स फॉर मेजरिंग एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क के लिए कौन कौन से मेथड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों स्टॉक अप्रोच और फ्लो अप्रोच है, इसको हम लोग यूज करते हैं लिक्विडिटी के लिए। स्टॉक अप्रोच और फ्लो अप्रोच एक्जेक्टली क्या होती है? स्टॉक अप्रोच में क्या होता है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम में कितनी लिक्विडिटी है, यानी स्टॉक में एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में कितनी लिक्विडिटी है उसको मेजर किया जाता है, वो होता है हमारा स्टॉक अप्रोच। और फ्लो अप्रोच में क्या होता है कि हम टाइम पीरियड के दौरान कितना आपका कैश आ रहा है और कितना जा रहा है, इनफ्लो या आउटफ्लो कितना हो रहा है उसको हम लोग मॉनिटर करते हैं, ठीक है। तो फ्लो अप्रोच में देखते हैं कि कितना फ्लो हो रहा है, पैसा कितना आ रहा है जा रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम के बीच में इनफ्लो आउटफ्लो को मेजर किया जाता है। कैश में एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना आपका लिक्विडिटी है उसको मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये दो अप्रोचेस है जिसकी हेल्प से लिक्विडिटी रिस्क को हम लोग मैनेज करते हैं। सो आंसर हो जाएगा दोस्तों कैश, आपका स्टॉक अप्रोच एंड फ्लो अप्रोच, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड फॉर लेंडर्स टू सबमिट क्रेडिट इंफॉर्मेशन टू CRILC, यानी सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। दोस्तों कोई भी बैंक है, ठीक है, उसका लेंडर यानी बैंक्स हो गए, बैंक का कोई भी कस्टमर है, ठीक है, उसने फंड बेस और नॉन फंड बेस
लिमिट अगर 50 मिलियन या उससे ज्यादा की ली है तो उस केस में बैंकों को उस कस्टमर की रिपोर्टिंग करनी है CRILC के पास। ठीक है, अभी फंड बेस क्या होता है? फंड बेस मतलब जहां पे सच में बैंक ने उसको पैसा दिया, जैसे कोई लोन दे दिया, CCOD का कोई लोन दे दिया, ठीक है, कोई टर्म लोन दे दिया, कोई मशीन के लिए लोन दे दिया, तो उसके लिए बैंकों का पैसा गया, तो उस टाइप की लिमिट्स या लोन को बोला जाता है फंड बेस। नॉन फंड बेस जहां पे बैंक ने अपनी कोई गारंटी दे दी, मान लीजिए बैंक गारंटी दे दिया, लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन कर दिया, जहां पे बैंकों ने कोई भी पैसा नहीं दिया अपनी पॉकेट से, उसको बोला जाता है नॉन फंड बेस। फंड बेस नॉन फंड बेस को मिला के किसी भी बोरोवर को आपने जो लोन दिया और उसका वैल्यू 50 मिलियन या उससे ज्यादा का है, ठीक है, 50 मिलियन एंड अबव, तो उस केस में बैंकों को उस कस्टमर के बारे में बताना है CRILC को। इससे फायदा क्या है? इससे ये फायदा है कि ऐसे कस्टमर जो बहुत ज्यादा लोन लेते हैं, लार्ज क्रेडिट, जिन्होंने ज्यादा अमाउंट का लोन लिया है, तो CRILC के पास वो रिपोर्टिंग रहे, और फ्यूचर में अगर कोई और कस्टमर्स, मतलब वही कस्टमर कहीं और जाके लोन ले, क्योंकि अभी इतना सारा लोन तो इस बैंक से लिया है, किसी दूसरे बैंक से भी तो लोन ले सकता है ना हाई अमाउंट का, तो उस चीज को ट्रैक करने के लिए ये हाई वैल्यू के लिए स्पेशली फोकस रखा गया है CRILC। ठीक है, ये लिमिट आप याद रखना दोस्तों, 50 मिलियन से ज्यादा का लोन लिया है ना, फंड बेस और नॉन फंड बेस दोनों को मिला के, तो उस केस में उस कस्टमर की रेटिंग रिपोर्टिंग सॉरी बैंकों को CRILC को करनी होती है। ठीक है, सो वही लिखा है कि लेंडर मस्ट रिपोर्ट ऑल बोरोवर विद एग्रीगेट एक्सपोजर ऑफ 50 मिलियन एंड अबव, मंथली रिपोर्टिंग आर सबमिटेड एज CRILC मेन रिपोर्ट एंड एनी डिफॉल्ट आर रिपोर्टेड। मान लीजिए जो भी रिपोर्टिंग है वो मंथली बेसिस पे की जाती है, अगर उसने कुछ डिफॉल्ट कर दिया तो वो वीकली बेसिस पे की जाएगी, टिपिकली बाय फ्राइडे। ठीक है, तो ये हो गया आपका CRILC की रिपोर्टिंग बाय बैंक्स। ठीक है, बैंकों को इनको रिपोर्ट देनी होती है फॉर लार्ज बोरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल रिस्क अराइज ड्यू टू। कॉल रिस्क किस वजह से होता है? कॉल रिस्क का मतलब बहुत सिंपल है दोस्तों, बैंक ने किसी कस्टमर के लिए गारंटी दी थी, बैंक गारंटी, ठीक है, अब ये कस्टमर डिफॉल्ट कर गया, बैंकों को पैसा देना है, ठीक है, यानी जब नॉन फंड बेस वाला लोन कन्वर्ट हो जाए फंड बेस, मतलब नॉन फंड बेस में क्या था, आपने सिर्फ गारंटी दे दी थी, अब जिस कस्टमर के लिए आपने गारंटी दी है, मान लीजिए A के लिए, वो डिफॉल्ट कर गया, तो अब किसको पे करना होगा? बैंक को पे करना होगा, तो अब बैंकों को बुलाया जाएगा कि अब आप पे कीजिए, तो कॉल रिस्क, यानी अब बैंक को बुलाया जा रहा है कि आपने इस कस्टमर के लिए आपने दिया था और ये कस्टमर डिफॉल्ट कर गया, अभी बैंकों को पे करना है, ठीक है, तो बैंकों को बुलाया जाएगा, आइए अब आप पे कीजिए, सो वो हो जाएगा दोस्तों हमारा कॉल रिस्क। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखा है कि डिले इन लोन रिपेमेंट एंड पुअर एसेट, लोन में डिले हो रही है तो उसको हम कॉल रिस्क नहीं बोलेंगे। कन्वर्जन ऑफ नॉन फंड बेस्ड लिमिट इनटू फंड बेस्ड, तो ये बिल्कुल सही है। नॉन फंड बेस्ड मतलब जहां पे बैंकों ने फंड नहीं दिया था, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी, वो अब फंड बेस्ड हो गया है, क्योंकि अब बैंकों को पैसा देना है ना, तो नॉन फंड बेस्ड को जो फंड बेस्ड में कन्वर्ट किया जा रहा है उसी को बोला जाता है बैंकों का कॉल रिस्क। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हो जाएगा आपका करेक्ट रिस्क, करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है कि जो कंटीजेंट लायबिलिटी है वो क्रिस्टलाइज हो जाती है। कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब पता है क्या होता है? कंटीजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो अभी तो नहीं है पर कभी भी वो हो सकती है, जैसे बैंक गारंटी, मतलब इसमें अभी तो आपने पैसा नहीं दिया गारंटी के टाइम पे, गारंटी तो आप ऐसे ही दे सकते हैं, लेकिन जिसके लिए आपने गारंटी दी है और वो डिफॉल्ट कर गया तो फिर आपको पैसे देने होंगे। ठीक है, तो उसको बोला जाता है कंटीजेंट लायबिलिटी। क्रिस्टलाइज करने का मतलब है कि अब कंटीजेंट लायबिलिटी में जिस बोरोवर के लिए आपने गारंटी दी है वो डिफॉल्ट कर गया, तो अब बैंकों को बुलाया जा रहा है कि आइए आइए अब आप पैसा दीजिए, तो ये हो जाएगा बैंकों का कॉल रिस्क। जहां पे इसको दो तरह से बोल सकते हैं कि नॉन फंड बेस्ड लोन अब फंड बेस्ड में कन्वर्ट हो चुका है, या कंटीजेंट लायबिलिटी आपकी क्रिस्टलाइज हो चुकी है, दोनों बातों का एक ही मतलब है। ठीक है, दोनों बातों का सेम वही मतलब यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांसेस नीड नॉट बी ट्रीटेड एज एनपीए प्रोवाइडेड एडिक्वेट मार्जिन इज अवेलेबल। कौन कौन से लोन को हम एनपीए नहीं मतलब ट्रीट कर सकते, कौन कौन से लोन है? पहला है दोस्तों एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, मतलब लोन्स अगेंस्ट एफडी होता है ना, जिसमें आप एफडी को सिक्योरिटी मान के लोन देते हैं। ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को, किसान विकास पत्र या LIC पॉलिसी को सिक्योरिटी मान के आप लोन दे रहे हैं और अच्छा खासा मार्जिन अगर अवेलेबल है, ठीक है, तो उस केस में इस टाइप के लोन को आप कभी भी एनपीए नहीं डिक्लेयर कर सकते। ठीक है, कौन कौन से हो गए? एफडी को, फिक्स डिपॉजिट को सिक्योरिटी मान के लोन देना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को सिक्योरिटी मान के लोन देना, या LIC पॉलिसी को सिक्योरिटी मान के लोन देना। इस कैटेगरीज के जो लोन है दोस्तों उसको हम लोग एनपीए नहीं डिक्लेयर करते। गोल्ड लोन, गोल्ड लोन इस एग्जेप्शन में नहीं आता है, कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी गोल्ड लोन या बाकी के जो अनसिक्योर या सिक्योर लोन है उसको हम लोग इस कैटेगरी, इस एक्सेप्शनल कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो सिर्फ सिर्फ आपका ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। सो वो यहाँ पे लिखा गया है कि एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि ये जो अच्छी क्वालिटी के लोन्स है, अच्छी क्वालिटी के असेट्स है, क्योंकि अच्छी खासा सफिशिएंट जो है सिक्योरिटी अवेलेबल है, इसीलिए इस टाइप के असेट को एनपीए कभी भी नहीं बोला जाता है।
गोल्ड को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बाकी की जो कोलेटरल सिक्योरिटी है उसको इस एग्जाम्पशन में नहीं रखा गया। जैसे गोल्ड लोन है, गोल्ड लोन डिफॉल्ट करेगा। डिफॉल्ट कब होगा? कि उसने अपना इंटरेस्ट नहीं पे किया या टाइमली अपना लोन को रिन्यूअल नहीं कराया। क्योंकि उसने रिन्यूअल नहीं कराया तो इस आधार पे वो एनपीए हो सकता है। हम ये नहीं बोल सकते कि गोल्ड तो है ही, हम ऐसा नहीं बोल सकते दोस्तों, ठीक है। गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इस एग्जाम्पशन कैटेगरी में नहीं रखा गया क्योंकि ये उतनी हाई क्वालिटी का नहीं है। गोल्ड के लिए बैंकों को बोली लगवानी पड़ेगी, उसमें काफी टाइम वेस्ट ये सब चीजें हो जाएंगी ना। पर बाकी के जैसे किसान विकास पत्र, बैंकों के एफडी, एलआईसी, ये इमीडिएट मतलब बैंकों को कैश मिल जाएगा। तो इसलिए इस टाइप के लोन्स को हाई क्वालिटी का लोन बोला गया है, क्योंकि ये हाई क्वालिटी के असेट्स होते हैं, इसीलिए हाई क्वालिटी की सिक्योरिटीज होती है, तो इसीलिए इसको कभी भी हम एनपीए नहीं डिक्लेयर करते। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ए हो गया आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशंस कैन एन असेट बी क्लासिफाइड एज डाउटफुल और लॉस? किस कैटेगरी में, किस कंडीशन में हम अपने असेट्स को, अपने लोन को डाउटफुल या लॉस बोलते हैं? दोस्तों देखिए, जो भी सिक्योरिटीज है आपके पास, ठीक है, उसकी रिलाइजेबल वैल्यू, रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है कि सिक्योरिटी को बेच के, ठीक है, सिक्योरिटी को बेच के जो पैसे मिलेंगे, अगर आपकी सिक्योरिटीज की वैल्यू 50% से कम है, जितने का भी लोन आउटस्टैंडिंग बचा है, मान लीजिए लोन है 1 करोड़ का और सिक्योरिटी की वैल्यू मान लीजिए है सिर्फ 45 लाख, तो 50% से कम वैल्यू बची है ना, तो उस केस में इस टाइप के लोन को, इस टाइप के असेट को बोला जाएगा डाउटफुल। ठीक है, जहां पे सिक्योरिटी की वैल्यू 50% से कम बची होगी आउटस्टैंडिंग के हिसाब से, तो वहां पे हम उसको बोलेंगे कि ये डाउटफुल है। अगर 10% से कम बची होगी तो उसको हम बोलेंगे लॉस है। ये 10% से कम वाला, लॉस वाला, हम ऑलरेडी देख चुके हैं दोस्तों, पहले हमने दूसरा तीसरा क्वेश्चन देखा था ना, लॉस वाला। डाउटफुल वाला यहाँ पे हो गया कि अगर आपके सिक्योरिटी की वैल्यू 50% से कम बची है तो उसको हम बोलेंगे डाउटफुल, और 10% से कम बची है तो उसको हम बोलेंगे लॉस एसेट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। So doubtful if realizable value is less than 50% and loss if realizable value less than 10% of outstanding। outstanding मतलब लोन का जो outstanding बचा है ना, मान लीजिए लोन लिया कस्टमर ने 50 लाख का, थोड़ा सा ईएमआई पे कर दिया, अभी बच के वो सिर्फ 40 लाख बचा है, तो ये जो आउटस्टैंडिंग है ना, इस आउटस्टैंडिंग के हिसाब से कंपेयर किया जाता है हमेशा। ठीक है, मतलब यही तो पैसा है ना जो कस्टमर को हमें पे करना है। 50 लाख का लोन था, बाकी तो मैं पे कर चुके हैं, अभी आउटस्टैंडिंग कितना बचा है? 40 लाख। तो जो भी कैलकुलेशन होगी इस आउटस्टैंडिंग के हिसाब से की जाती है। तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसकी जो रिलाइजेबल वैल्यू है, रिलाइजेबल का मतलब होता है कि कितना बेच के कितना पैसा हमें मिल जाएगा, उसको बोला जाता है रिलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, तो जो रिलाइजेबल वैल्यू है उसके हिसाब से कंपेरिजन होता है। किससे कंपैरिजन होता है? लोन के आउटस्टैंडिंग अमाउंट का, कि कितना लोन बचा है। तो जो भी लोन बचा है उसका कंपैरिजन होगा रियलाइजेशन से। अगर वो रियलाइजेशन वैल्यू 50% से कम आ रही है तो उसको हम डाउटफुल बोलेंगे। 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग से कम आ रही है तो उसको हम बोलेंगे ये लॉस कैटेगरी का असेट हो गया। ठीक है, तो बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ टेक आउट फाइनेंस? टेक आउट फाइनेंस का मेन पर्पस क्या होता है? ठीक है, टेक आउट फाइनेंस में क्या होता है एग्जैक्टली? जनरली जो लॉन्ग टर्म के लोन होते हैं ना, जैसे जैसे कोई हाईवे बन रहा है, ठीक है, हाईवे का लोन किसी बैंक ने दिया है, या इंफ्रास्ट्रक्चर, या ऐसे प्रोजेक्ट जो बहुत लॉन्ग टर्म के होते हैं। अब एक बैंक इतने लंबे टाइम तक एक बैंक का पैसा फंसा रहे तो उस चक्कर में टेक आउट फाइनेंस का भी ऑप्शन रहता है। तो टेक आउट फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मान लीजिए एक बैंक है ए, दूसरा बैंक है बी, किसी कंपनी को उन्होंने, मान लीजिए मेट्रो, कहीं पे मेट्रो बनने जा रही है, उस मेट्रो के लिए उन्होंने लोन दिया। अब मेट्रो प्रोजेक्ट तो 30 साल 50 साल चलते रहेंगे, ठीक है, 10 साल 20 साल। या किसी और कोई हाईवे बन रहा है, ठीक है, वो हाईवे का प्रोजेक्ट बहुत लंबा चलेगा। तो इस ए बैंक ने लोन दिया। अभी ए बैंक ने काफी टाइम हो गया, 10 साल से लोन दिया हुआ है। बी चाहे तो इस लोन को ए से ले सकता है, जैसे हम हाउसिंग लोन इन सब का टेक ओवर करते हैं ना, तो सेम ऐसे बड़े बड़े अमाउंट का लोन जो है इसका भी टेक आउट का ऑप्शन रहता है। तो टेक आउट फाइनेंस जो है एग्जैक्टली उसको बोला जाता है जहां पे लॉन्ग टर्म के जो लोन होते हैं उनका जो आउटस्टैंडिंग होता है, मतलब कितना वो आउटस्टैंडिंग लोन का बचा है, वो ट्रांसफर कर दिया जाता है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे। ठीक है, ए से वो लोन बी में ट्रांसफर कर दिया गया, कितना, जो भी लोन का आउटस्टैंडिंग था वो ए बैंक से बी में ट्रांसफर हो गया है, इसी को बोला जाता है टेक आउट फाइनेंस। ठीक है, सो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और यहाँ पे लिखा है कि एग्रीकल्चर के लिए होता है दोस्तों, एग्रीकल्चर के लिए नहीं होता, और शॉर्ट टर्म के लिए होता है दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए टेकआउट को यूज किया जाता है। और चौथा है यहाँ पे कि रिटेल कस्टमर जो कंज्यूमर गुड्स खरीद रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स जैसे हो गया टीवी, सोफा, ये तो ये तो छोटा अमाउंट के लोन है, छोटे टाइम का लोन है, तो उसके लिए टेकआउट फाइनेंस को कभी भी यूज नहीं किया जाता है। स्पेशली जो लॉन्ग टर्म के लोन है वहां पे टेकआउट फाइनेंस टर्म को यूज किया जाता है। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सो इसमें यही लिखा है कि इसके तहत, टेकआउट फाइनेंस के तहत, जो लॉन्ग टर्म के जो लोन है, प्रोजेक्ट्स का जो लोन दिया गया है, तो इससे जो स्टार्टिंग का लेंडर है वो अपने आउटस्टैंडिंग को दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया दोस्तों, ये भी एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही है। व्हेन द क्रेडिट कार्ड अकाउंट बिकम्स एनपीए, क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है उसको कब एनपीए बोल दिया जाएगा, ठीक है। इफ मिनिमम अमाउंट इज नॉट पेड विद इन 30 डेज, तो जो भी स्टेटमेंट का डेट है उसके 30 डेज के अंदर मिनिमम जो ड्यू अमाउंट होता है ना वो नहीं पे किया, या 60 डेज, 90 डेज, 180 डेज। तो करेक्ट आंसर दोस्तों 90 डेज। तो जो जैसे क्रेडिट कार्ड होता है ना, तो क्रेडिट कार्ड में जितने की भी आप शॉपिंग करते हो, मान लीजिए आपने 50,000 की शॉपिंग कर ली, कोई अच्छा दिन था, बिग बिलियन डे पे काफी अच्छा डिस्काउंट था, तो आपने 50,000 की शॉपिंग कर ली क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड में वहां पे आपको अच्छे 10% के ऑफर अच्छे मिले, तो आपने 50,000 की शॉपिंग कर ली। तो क्या आपको 50,000 इमीडिएटली पे करना? नहीं दोस्तों। 50,000 में से जो क्रेडिट कार्ड है वहां पे लिखा आता है कि मिनिमम आप इतना पे कर दीजिए, ठीक है, मिनिमम ड्यू। तो मान लीजिए वहां पे लिखा है 10,000, तो बाकी का 40,000 उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, जो कि काफी हाई अमाउंट का रहता है, ठीक है। तो मिनिमम ड्यू में था सिर्फ 10,000 रुपए, और आपने क्या किया, 10,000 की पेमेंट आपने कर दी, मतलब 10,000 रुपए का पेमेंट आपने कर दिया, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने 10,000 की पेमेंट नहीं की और 90 डेज क्रॉस हो गया, जब भी आपका ड्यू डेट था, मान लीजिए आपको अगले महीने की 10 तारीख को पेमेंट करनी थी, अगले महीने की 10 तारीख से आगे के 90 डेज काउंट होंगे, और 90 डेज के बाद जो क्रेडिट कार्ड का अकाउंट है आपका वो एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो उसका फर्स्ट डे कब है? फर्स्ट डे आपका ड्यू डेट है। किस दिन आपको पेमेंट करनी थी? आपको पेमेंट करनी थी 10 जनवरी तक, लेकिन आपने 10 जनवरी तक पेमेंट नहीं की, तो 10 जनवरी के बाद 90 डेज को ऐड कर दीजिए। उतने दिनों के बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड का अकाउंट है दोस्तों, वो एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका मेमोरी बेस है, ये आपका पूछा गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ज्यादातर क्वेश्चंस दोस्तों मैंने वही रखे जो आपके पहले से पूछे गए, क्योंकि बहुत बार इसमें रिपीट्स भी होते रहते हैं क्वेश्चंस, तो इसीलिए मैंने काफी सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी रखे हैं। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको सीआईबी के जो बुक्स हैं, बुक्स का सिलेबस चाहिए, मैकमिलन बुक से पूरी वीडियोस है, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स या पीडीएफ आपको चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ, तो टू हैंड्स की आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यू चाहिए, तो उसके लिए भी आपको टू हैंड्स ऐप में कोर्स मिल जाता है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप डाउनलोड करके उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब स्टैंडर्ड अकाउंट। तो जो स्पेशल मेंशन अकाउंट है दोस्तों, उसकी करेक्ट डेफिनेशंस कहाँ से है, ठीक है। तो ऐसे में जीरो क्या होता है कि प्रिंसिपल या जो इंटरेस्ट आपने 30 डेज से ज्यादा नहीं पे किया, ठीक है। 30 डेज, जीरो से लेके 30 डेज आपका, ये डेज शुरू कहाँ से होगा? आपका ड्यू डेट से शुरू होगा दोस्तों। आपकी ड्यू डेट हो गई और ड्यू डेट के बाद आपने 30 दिन तक पेमेंट नहीं की, तो आपका अकाउंट हो जाएगा एसएमए जीरो, यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो। एसएमए वन मतलब 31 से 60 दिन तक अगर आपने पेमेंट नहीं की, तो ये हो जाएगा आपका एसएमए वन, यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट वन। और 61 डेज से 90 डेज तक अगर आपने पेमेंट नहीं की, तो आपका अकाउंट हो जाएगा दोस्तों एसएमए टू, यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट टू। तो इसमें से कौन से वाला स्टेटमेंट ठीक है? तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट ठीक है, 1 2 3। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा बी, 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है। तो 90 डेज के बाद क्या होगा? तो 90 डेज के बाद जो है आपका अकाउंट बन जाएगा एनपीए। तो 90 डेज से पहले स्टैंडर्ड में ये तीन कैटेगरी होती है, एसएमए जीरो, एसएमए वन एंड एसएमए टू। क्वेश्चन बहुत सिंपल है दोस्तों, पर बैंकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना लोन एनपीए, तो इसीलिए सिंपल से क्वेश्चन में भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज एसएमए वन। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन भी यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड में एसएमए जीरो, वन, टू रहता है। एसएमए का फुल फॉर्म होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो, यानी 0 से 30 डेज। ड्यू डेट आ गया, ड्यू डेट के बाद से कैलकुलेशन होगी। मान लीजिए 10 तारीख का ड्यू डेट है और 10 तारीख को आपको लोन पे करना था, 10 जनवरी 2026 मान लेते हैं, ठीक है। तो 10 जनवरी से आपने 30 दिन क्रॉस कीजिए, तो 10 जनवरी से लेके 9 फरवरी तक अगर आपने पेमेंट नहीं की, तो इस ड्यूरेशन का जो टाइम है, इस टाइम तक आपका जो लोन है वो ऐसे में जीरो रहेगा, ठीक है। फिर आगे 31 दिन से 60 दिन को नहीं पेमेंट की, तो वो चला जाएगा एसएमए वन। और 61 से 90 डेज तक नहीं पे की, तो वो चला जाएगा एसएमए टू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिडक्शन ऑफ एनसीएलटी एंड डीआरटी। तो एनसीएलटी और डीआरटी के बारे में कौन सी बातें सही है? एनसीएलटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में या डीआरटी के बारे में कौन सी बात सही है? सो एनसीएलटी हैंडल कॉर्पोरेट, ये बात सही है दोस्तों। जो कंपनी के केसेस होते हैं, जैसे कोई कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है ना, बैंक कंपनीज को भी तो लोन देता है ना, तो कंपनीज लोन का रिपेमेंट नहीं कर रही, वो डिफॉल्ट कर रही, तो उस केस में जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके केस एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं। तो ये जो कॉर्पोरेट है, कंपनीज है, उनको ही, उन्हीं केसेस को ही हैंडल करती है। डीआरटी यानी कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, जो भी इंडिविजुअल या फर्म से छोटी कंपनीज है, उनको डीआरटी हैंडल करती है। तो जो भी बैंकों को
बैंक बाद में इनके खिलाफ केस करते हैं ना, तो वो केस एनसीएलटी और डीआरटी के पास जाता है। अगर इंडिविजुअल है, रिटेलर है कोई या छोटी फॉर्म है, तो उसका केस जाएगा डीआरटी यानी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास। कोई कंपनी है तो उसका केस जाएगा एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। Authorized dealer category 1 bank to become a trading and clearing member। तो एक्सचेंज ट्रेड करेंसी का या ऑप्शन मार्केट का अगर बैंकों को मेंबर बनना है तो ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंकों को क्या क्या चीजें पूरी करनी होगी, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी। ठीक है, सो यहाँ पे की जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ मतलब बैंकों के असेट माइनस लायबिलिटी है, कम से कम 500 करोड़ का नेटवर्थ होना जरूरी है। सेकेंड है सीआरए यानी कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो जो है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कम से कम 10% होना चाहिए। जो नेट एनपीए है वो 3% से ज्यादा, यानी बैंकों का जो नेट एनपीए वो 3% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये जो बैंक है लास्ट 3 साल में प्रॉफिट ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसने कोई लॉस लिया हो, तो लास्ट 3 सालों से ये लगातार प्रॉफिट ही बनाना चाहिए। उस केस में इस बैंक को एलिजिबिलिटी मिल जाएगी कि वो एक्सचेंज ट्रेड करेंसी ऑप्शन का मेंबर बन सकता है। ठीक है, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी यानी 1 2 3 4। 500 करोड़ की नेटवर्थ हो, सीआरएआर यानी कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो 10% का हो, जो नेट एनपीए बैंकों का जो एनपीए लोन है, एनपीए यानी पेमेंट आनी बंद हो गई है, तो वो कम से कम 3% होना चाहिए, मतलब 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 3% होना चाहिए। और लास्ट 3 सालों से ये प्रॉफिट ही अर्न करना चाहिए, तो उस केस में ये बैंक एलिजिबल हो जाएगा, एडी कैटेगरी 1 वाला जो बैंक एलिजिबल हो जाएगा एक्सचेंज ट्रेड करेंसी ऑप्शन का मेंबर बनने के लिए। सीआरएआर का जो फॉर्मूला है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल फंड डिवाइडेड बाय रिस्क वेट एसेट इनटू 100। ठीक है, कैपिटल फंड में वही आपकी बैंकों की टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल आ जाएगी, और रिस्क वेट एसेट का मतलब क्या होता है, जो भी लोन है हर लोन का अलग अलग रिस्क कैटेगरी होती है एज पर आरबीआई। मान लीजिए किसी बैंक ने हाउसिंग लोन दिया और उस पर आरबीआई ने बोला कि इसमें 20% का रिस्क है, तो मान लीजिए हाउसिंग लोन दिया 20 लाख का और उस पर 20% का रिस्क है, तो 20 लाख का 20% वो हो जाएगा आरडब्ल्यू। तो रिस्क वेट एसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी एसेट है हर एसेट की अलग अलग वेट की कैटेगरी है, उस हिसाब से रिस्क वेट एसेट को कैलकुलेट किया जाता है। सो कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेट एसेट इनटू 100। इस टॉपिक पे भी आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं दोस्तों। और बीएफएम की मैंने कुछ केस स्टडीज कराई है, तो बीएफएम केस स्टडीज के नाम से आप एक फोल्डर देखना, वहां पे आपको रिस्क वेट एसेट के ऊपर न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, एज अ केस स्टडी फॉर्म, तो उससे आपको हेल्प हो सकती है। इस टाइप के टॉपिक्स कई बार न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी पूछ लिए जाते हैं। ये वीडियो तो पूरा हमारा थ्योरेटिकल है, लेकिन अगर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स ये सब देखनी है तो ऑलरेडी मैंने आपको बीएफएम का जो केस स्टडी का फोल्डर है वहाँ पे 40 से 50 अच्छी अच्छी केस स्टडीज कराई है, तो वहाँ पे प्योर और 100% सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल अवेलेबल है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करना है तो वहां से आप उसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन एक्सचेंज रिस्क। तो कौन सा स्टेटमेंट एक्सचेंज रिस्क को सही डिफाइन करता है, तो एक्सचेंज रिस्क वही हो गया कि द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन की वजह से जो रिस्क है दोस्तों वो एक्सचेंज रिस्क नहीं होता। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है द रिस्क ऑफ लॉस अराइजिंग फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रिस्क। यस, आपका एक्सचेंज रिस्क में कुछ फ्लक्चुएशन हो गया, मान लीजिए आप ने अभी $1 खरीदना है और आपको बैंक बोल रहा है 80 रुपए दो। ठीक है, लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स अगर आप बैंक के पास जाते हैं, $1 के लिए बैंक आपसे 90 रुपीज मांग रहा है, तो ये जो आपका रिस्क है ये एक्सचेंज रिस्क है। क्यों? क्योंकि अभी आपको वो जो डॉलर खरीदने के लिए, डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट कराने के लिए, एक्सचेंज कराने के लिए आपको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो इस टाइप का जो रिस्क होता है, इसी टाइप के रिस्क को एक्सचेंज रेट रिस्क बोला जाता है। तो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तीसरा है कि टेक्निकल फेलियर हो गया। टेक्निकल फेलियर की वजह से जो रिस्क होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है हमारा ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, या पॉलिटिकल पार्टी जो अनस्टेबल हो जाती है, तो ये कंट्री रिस्क इस टाइप की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर हम बात करें सिर्फ एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब लिक्विडिटी रिस्क। तो इसमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट लिक्विडिटी रिस्क को सही तरह से डिफाइन करता है। द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रिस्क, एक्सचेंज रेट। दोस्तों जो एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन का रिस्क होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज रिस्क। ठीक है, जैसे कोई करेंसी आप ले रहे हैं, अभी हमने देखा था ना, इससे पहले क्वेश्चन था एक्सचेंज रिस्क का, तो आप एक कोई करेंसी ले रहे हैं और फ्यूचर में आपको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं उसी सेम अमाउंट ऑफ करेंसी को खरीदने के लिए, तो यहाँ पे जो आपका रिस्क है ये होगा आपका एक्सचेंज रिस्क। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा लिक्विडिटी रिस्क, तो ये पहला हो जाएगा इनकरेक्ट। सेकंड देखेंगे द रिस्क ऑफ इनएबिलिटी टू मीट फंडिंग रिक्वायरमेंट और एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शन एट अ रीजनेबल प्राइस ड्यू टू मिसमैच इन मैच्योरिटी पैटर्न्स ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि बैंकों के लायबिलिटीज ज्यादा या जल्दी ड्रेन आउट हो रही है एज कंपेयर टू असेट्स।
यानी ज्यादातर लोग जो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज में कौन है दोस्तों, लाइबिलिटीज में सेविंग बैंक, एफडी, आरडी, ये सब हो जाएगा। ठीक है, असेट में बैंकों के लोन्स हो जाएंगे, जितने भी टाइप के लोन्स होते हैं बैंकों के। सो इस केस में क्या हो रहा है कि बैंकों के जो लोन है, ठीक है, बैंकों के जो लोन है वो सेविंग बैंक डिपॉजिट ज्यादा क्लोज हो रहे हैं। अब ज्यादा सेविंग बैंक या एफडी क्लोज होगा तो बैंकों को क्या करना होगा, पैसा देना पड़ेगा उनको, ठीक है। लेकिन उतने पैसे नहीं है, क्यों? क्योंकि जो असेट से रिकवरी आ रही है वो कम आ रही है, कम असेट से एज कम्पेयर टू लाइबिलिटीज। या जो मेच्योरिटी पैटर्न है वो डिफरेंट है कि लाइबिलिटीज आपकी 10 साल की एफडी है और उसके लिए आपने 30 साल का लोन दिया है, तो वो पैसे का रिकवरी में भी 30 साल लगेगा। तो असेट और लाइबिलिटी का जो टाइम है, टाइम के मिसमैच होने की वजह से, असेट और लाइबिलिटीज के टाइम के मिसमैच की वजह से बैंकों को लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है। मतलब अभी बैंकों के पास 10 साल की एफडी क्लोज होगी, उसको देने के पैसे नहीं है। तो पैसे नहीं है तो उस प्रॉब्लम को या उस रिस्क को बोला जाता है लिक्विडिटी रिस्क, कि बैंकों के पास सफिशिएंट कैश नहीं है। ये जो वर्ड दोस्तों आपको लिक्विडिटी कहीं भी दिखेगा ना, ये वर्ड, इसका मतलब है सिंपल कैश, कि बैंकों के पास अभी कैश अवेलेबल नहीं है। तो कैश नहीं है तो क्या करें? तो उस केस में बैंकों को आरबीआई से कुछ लोन या ये जो है शॉर्ट टर्म के लिए, बैंकों के पास कई सारे ऑप्शंस रहते हैं जिसकी हेल्प से बैंक अपने लिक्विडिटी को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी बी इसका होगा करेक्ट आंसर। ह्यूमन एरर की वजह से जो मिस्टेक होती है दोस्तों, उसको बोला जाता है ऑपरेशन रिस्क। ठीक है, आपका सिस्टम में कुछ गलती है या कि कोई ह्यूमन स्टाफ ने कुछ फ्रॉड कर दिया, एरर हो गया, गलती से हो गया, तो वो सारे ही रिस्क होते हैं हमारे ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, काउंटर पार्टी फेल कर गया, मतलब सामने के पर्सन ने डिफॉल्ट कर दिया, कस्टमर ने ईएमआई पे करने से मना कर दिया, तो ये सारे रिस्क को हम क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क की कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें काउंटर पार्टी अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डिफॉल्ट रिस्क। सो लिक्विडिटी रिस्क में बैंकों के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है। रीजन क्या हो सकता है कि असेट और लायबिलिटी का जो मैच्योरिटी पैटर्न है वो मिसमैच कर गया। ठीक है, जैसे 10 साल की एफडी है, 30 साल का लोन है, तो जो टाइम है वो टाइम क्या हो गया, उसके बीच में मिसमैच हो गया। उस मिसमैच की वजह से बैंकों को लिक्विडिटी का प्रॉब्लम फेस करना पड़ गया। वही होता है बैंकों का लिक्विडिटी रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब ऑप्शन एंड इट्स टाइप। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऑप्शन और उसके टाइप्स को सही तरह से डिस्क्राइब करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों ऑप्शन क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ऑप्शन होल्डर को या कॉन्ट्रैक्ट होल्डर को एक राइट मिलता है बट ऑब्लिगेशन नहीं है। तो यहाँ पे ये दो वर्ड काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट और ऑब्लिगेशन। राइट का मतलब है आपका अधिकार है, आपकी मर्जी है यानी। ठीक है, ऑब्लिगेशन मतलब आपकी ड्यूटी, मतलब आपको ऐसा करना ही है। ठीक है, अधिकार में तो आपकी मर्जी, आप चाहे तो उसको अपने अधिकार को यूज करो, अदरवाइज नहीं यूज करो। ठीक है, अपने राइट्स को यूज करो, अदरवाइज आप इग्नोर करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑब्लिगेशन या ड्यूटीज उसको बोला जाता है जो मैंडेटरी होती है। जैसे आपकी ड्यूटी है तो आपको मैंडेटरी अपने ऑफिस में जाना पड़ेगा ना, वो आपकी ड्यूटी हो जाएगी। राइट्स मतलब आपके पास राइट है कि आप पार्क में, बगीचे में घूमने जा सकते हैं, तो वो आपका राइट है। आपका मन करेगा तो बगीचे में घूमने जाएंगे, अदरवाइज नहीं करेगा तो आप नहीं जाएंगे। ठीक है, पार्क बगीचे में। सो ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट होल्डर के पास राइट होता है लेकिन उसकी ऑब्लिगेशन नहीं होती। यानी ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होल्डर डिसाइड करेगा कि मुझे इस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये दो टाइप का होता है, एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन होता है राइट टू बाय और पुट ऑप्शन होता है राइट टू सेल। राइट टू बाय एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होल्डर को ये राइट मिलता है कि वो किसी भी मान लीजिए कुछ डील सेट हुई है, ठीक है, तो जिसने भी उनको ये कॉल ऑप्शन बेचा है, कोई कंपनी है मान लीजिए, उस ऑप्शन के तहत कॉन्ट्रैक्ट होल्डर को ये अधिकार मिल जाता है बाई करने का, कि वो इस रेट पे, मान लीजिए आप इसको बहुत सिंपल एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए आप किसी कपड़े की दुकान में गए, वो कपड़ा आपको बहुत पसंद आया, कोई ड्रेस है, मान लीजिए उसका कॉस्ट है 1000 रुपए, लेकिन आपको अभी उस कपड़े की जरूरत नहीं है, कोई 2 महीने बाद कुछ फेस्टिवल है तब आपको उसकी जरूरत है। ठीक है, तो दुकानदार से आप पूछते हो कि कितने का है, वो बोलते हैं 1000 का है। तो आप उसको बोलते हो मैं अभी नहीं, मैं 2 महीने बाद दिवाली है ना, मैं तब आऊंगी आपकी दुकान में। तो दुकानदार बोलता है कि तब शायद ये दिवाली की वजह से 2000 का हो सकता है, मैं अभी से आपको 1000 रुपए का गारंटी तो नहीं दे सकता। तो इस केस में अब आप टेंशन में है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं अभी से खरीदूं, क्या करूं। तो पर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है और आपके पास अभी इतने पैसे भी नहीं है कि आप इसको खरीद सके, तो उस केस में आप दुकानदार से कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेते हैं कि राइट टू बाय का। ठीक है, कॉल ऑप्शन का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको कुछ पैसे देने होंगे, जैसे आप इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदते हैं ना, तो सेम ये वैसा ही है। इसके लिए आपने मान लीजिए 100 रुपीज का एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, तो इस 100 रुपीज को पे करने से आपको क्या मिला, एक राइट मिल गया। ठीक है, कॉल ऑप्शन आपने खरीदा तो इसमें आपको राइट मिल गया। उस कॉल ऑप्शन में मान लीजिए लिखा है कि ये सूट आपको 1000 में मिलेगा, लेकिन ये आपका राइट है, ड्यूटी नहीं है। आपका मन करेगा तो आप खरीदेंगे, अदरवाइज आप अपना 100 रुपए देके भूल जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए दिवाली के टाइम पे क्या हुआ,
आपने उसी टाइप का सूट आसपास में पता किया और आपको पता लगा कि वही सेम ड्रेस 800 रुपये का मिल रहा है, तो क्या आप अपने इस कॉल ऑप्शन को यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या आप अपने इस कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को यूज करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? देखिए दोस्तों, अगर आप अपने कॉल ऑप्शन के साथ जाते हैं तो दुकानदार को आपने 100 रुपये देके कॉल ऑप्शन खरीदा था, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था, तो 100 रुपये तो आपके उसी टाइम पे खर्च हो गए थे इस कॉल ऑप्शन के तहत, और उस कॉल ऑप्शन पे साफ साफ लिखा है कि आपको 1000 रुपये में ड्रेस मिलेगा, तो मार्केट में वही सेम ड्रेस 800 का मिल रहा है, तो अगर आप उस दुकानदार में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको 1000 रुपये पे करने होंगे। लेकिन अगर आप उस ऑप्शन को भूल के, उस ऑप्शन को आप ऐसे ही उस कागज के टुकड़े को फाड़ दीजिए और उसको भूल के आप मार्केट की किसी दूसरे दुकान से लेंगे तो वहां पे आपको 800 रुपये मिलेंगे। तो ये यानी ये आपका राइट है, आपकी मर्जी, आपका मन करे तो कॉन्ट्रैक्ट यूज करो, अदरवाइज छोड़ दो, ठीक है। और अगर मान लीजिए सेम सिचुएशन हो जाती कि मार्केट में सेम जो सूट है उसका कॉस्ट था 1500 रुपये, मार्केट में वही सूट आपने पता किया 1500, तो उस केस में क्या करते आप? तो नॉर्मल सी बात, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके जाते और दुकानदार को दिखाते कि मैंने 2 महीना पहले आपसे कॉल ऑप्शन खरीदा था और उस ऑप्शन के तहत मुझे ये ड्रेस आप 1000 रुपये में देंगे। दुकानदार बोलेगा ठीक है मुझे कॉल ऑप्शन दो, वो कॉन्ट्रैक्ट लेगा और 1000 रुपये कस्टमर से लेके उसको सूट दे देगा। यानी जब मार्केट में प्राइस ज्यादा था, 1500 था, तो उस टाइम पे आप अपने ऑप्शन के साथ गए, लेकिन जब मार्केट में आपको पता लगा सिर्फ 800 रुपये, तो मैं क्यों 200 रुपये एक्स्ट्रा दूं, तो आप नहीं गए, यानी यहाँ पे आपकी मर्जी चलेगी, इसीलिए इसको बोला जाता है ऑप्शन। ऑप्शनल है, आपका मन करे तो आप जाइए यूज कीजिए कॉन्ट्रैक्ट को, मन नहीं करेगा तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाइए, ठीक है। जैसा इस केस में मैंने आपको कस्टमर के साथ बताया कि उसने क्या किया, जब उसको पता लगा मार्केट का 1000 का ड्रेस 1500 में, तो उसने अपने ऑप्शन को यूज किया, लेकिन जब उसको पता लगा कि नहीं ये तो सिर्फ 800 रुपये का मार्केट में, तो मैं क्यों जाऊं, तो उसने उस ऑप्शन के पेपर के टुकड़े को फाड़ दिया, ठीक है। तो यानी कॉल ऑप्शन में आपको खरीदने का राइट मिलता है, कॉल यानी राइट टू बाय, ये ऑब्लिगेशन नहीं है, ये सिर्फ आपको राइट है, यानी ये आपकी ड्यूटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि दुकानदार आपको बोलेगा कि नहीं आप पड़ोस के पास नहीं जाओगे, भले ही सूट 800 का 500 का आप मेरे से लोगे 1000 का लोगे, क्या वो ऐसा बोल सकता है? नहीं बोल सकता, क्यों? क्योंकि एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे राइट होता है हमेशा, यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं होती, ठीक है। सेम ऐसे एक ऑप्शन होता है दोस्तों, पुट ऑप्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कॉल ऑप्शन के बारे में तो हमने पढ़ा ना कि यहाँ पे आपको खरीदने का राइट मिलता है, पुट ऑप्शन में सेल करने का राइट मिलता है, राइट टू सेल, ठीक है। अगर कोई दुकानदार है मान लीजिए, पुट ऑप्शन अगर उसने किसी ग्राहक से खरीद लिया ना, तो ये उसका राइट बन गया कि उस प्रोडक्ट को उस रेट पे खरीदेगा। मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट वो बेच रहा है, सेम इसको आप दुकानदार की नजर से देखिए कि दुकानदार ने कस्टमर से कोई राइट खरीद लिया, राइट टू सेल, यानी अब दुकानदार की मर्जी चलेगी, वो चाहे तो इस रेट पे बेचना चाहे तो बेचेगा, अगर नहीं चाहे तो नहीं भी बेचेगा, वो उस दुकानदार की मर्जी चलेगी, ठीक है। वो किस हिसाब से डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा मार्केट में रेट क्या चल रहा है। मान लीजिए सूट का रेट मार्केट में 1500 चल रहा है, तो दुकानदार क्या बोलेगा? बोलेगा नहीं मैं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं बेचूंगा, मैं मार्केट के हिसाब से बेचूंगा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देगा। लेकिन अगर मार्केट में 800 रुपये चल रहा है, तो दुकानदार कॉन्ट्रैक्ट दिखा के कस्टमर से बोलेगा कि ये देखिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था 1000 का एक सूट मिलना, मुझसे आप खरीदोगे, ठीक है। तो पुट ऑप्शन में राइट टू सेल मिलता है, अगर आपने कोई पुट ऑप्शन खरीदा है तो आपको ये राइट मिलता है कि आप अपने उस प्रोडक्ट को उस रेट पे बेच सकते हो, ठीक है। जैसे कॉल ऑप्शन है, इसका वाइस वर्सा आपका पुट ऑप्शन है, मतलब आपको सेम चीज दुकानदार के हिसाब से सोचनी है, पर जब भी दुकानदार पुट ऑप्शन खरीदेगा ना, तो इस बार आप दुकानदार को ग्राहक को पैसे देने होंगे। कॉल ऑप्शन जब आपने खरीदा तो आपने 100 रुपए दुकानदार को दिए, पुट ऑप्शन दुकानदार ग्राहक से खरीद रहा है, तो पुट ऑप्शन के लिए दुकानदार को पैसे देने पड़ेंगे ग्राहक को, ठीक है। इसको वही समझ सकते हैं, जो भी जिसके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पुट ऑप्शन में आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे कि मैं आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा हूँ, ठीक है, पुट ऑप्शन आपसे खरीद रहा हूँ, तो पुट ऑप्शन के तहत दुकानदार की मर्जी चलेगी, राइट टू सेल, अगर वो चाहे तो उस रेट पे बेच सकता है, लेकिन वो ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब दुकानदार को कोई ड्यूटी नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं आप मुझे इसी रेट पे बेचो, ऐसा कुछ नहीं है। दुकानदार का मन करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाएगा, अदरवाइज उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ भी देगा, ये दुकानदार की मर्जी होगी इस बार, ठीक है। जैसे कॉल ऑप्शन में ग्राहक की चलती है, पुट ऑप्शन में दुकानदार की चलती है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बस आपको याद करने के लिए ट्रिक बताई है, इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हैं तो कॉल ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपको किसी चीज को खरीदने का राइट मिलेगा। अगर आपको बेचने का राइट चाहिए तो आपको पुट ऑप्शन खरीदना होगा। सो ऑप्शन में आपका ऑब्लिगेशन होता है दोस्तों, ऑब्लिगेशन कभी भी नहीं होता, यहाँ पे आपका राइट होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। सेकेंड है ऑप्शन इज कॉन्ट्रैक्ट गिविंग परचेसर द राइट। तो ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे परचेसर मतलब जिसने इस ऑप्शन को खरीदा उसके पास राइट है, मतलब उसकी मर्जी चलेगी, बट नॉट ऑब्लिगेशन, मतलब ड्यूटी नहीं है टू बाई और सेल सिक्योरिटीज या असेट, ठीक है, या करेंसी स्टॉक कुछ भी। तो इसमें आपको बाई या सेल करने का राइट मिलता है, ये ऑब्लिगेशन नहीं होती है, ठीक है। रेट भी पहले से फिक्स होता है, जैसे मैंने बताया ना कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत 1000 रुपए, तो रेट ऑलरेडी फिक्स हो चुका था। एक कॉल ऑप्शन में आपको बाई करने का राइट मिलता है कि किसी भी चीज को आप बाई कर सकते हैं इस रेट पे, और पुट ऑप्शन में आपको सेल करने का राइट मिलता है, ठीक है। ऑप्शन क्या है? एक ऐसा राइट है जिसमें
आपको किसी चीज को खरीदने का राइट मिलता है, कॉल ऑप्शन में बाई करने का राइट मिलता है, और पुट ऑप्शन में आपको सेल करने का राइट मिलता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके ऑप्शंस। सो बी हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विश, यानी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का डिफरेंस बताएगा एज पर फेमा। तो कौन सी डेफिनेशन सही है? दोस्तों कैपिटल एसेट में क्या होगा है कि कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें आपके असेट या लायबिलिटी को इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, आप इंडिया में है और इंडिया से बाहर आपने मान लीजिए यूएसए में घर खरीद लिया, तो एक आपका असेट जुड़ गया ना। आप इंडिया में आपने किसी दूसरी कंट्री में एक घर खरीदा, तो आपका एक असेट जुड़ गया। या आप इंडिया में और आपने यूएसए के किसी बैंक से लोन ले लिया, आपकी एक लायबिलिटी आ गई। लोन मतलब उधारी यानी लायबिलिटी। तो ये जो ट्रांजेक्शन होगी इस ट्रांजेक्शन को बोला जाएगा कैपिटल अकाउंट, जहां पे आपके असेट या लायबिलिटी को इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, सो फेमा एक्ट में यही डिफाइन किया गया है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कौन सी होती है जिससे अल्टर मतलब इम्पैक्ट होता है आपका असेट या लायबिलिटीज, इंक्लूडिंग कंटीजेंट लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑफ ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, तो कंटीजेंट लायबिलिटी में क्या आएगा दोस्तों? कंटीजेंट में हमने देखा था ना बैंक गारंटी। आप मान लीजिए इंडिया में है और आपने यूएसए में किसी बैंक से बैंक गारंटी ले ली। ठीक है, तो आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी जुड़ गई। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की जो ट्रांजेक्शन होती है दोस्तों, यहाँ पे आपकी अल्टर मतलब चेंज होती है असेट या लायबिलिटी, या तो असेट बढ़ गई या घट गई, या लायबिलिटी बढ़ गई या घट गई। तो इस टाइप की जो ट्रांजेक्शन होती है, इस टाइप की ट्रांजेक्शन को बोला जाता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। जो आपके असेट या लायबिलिटी को इम्पैक्ट करे वो ट्रांजेक्शन होती है आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। पर यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि कंट्री डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे आप इंडिया में हो तो इंडिया से बाहर, या इंडिया से बाहर का कोई पर्सन तो इंडिया में। तो इस तरह से आपको देखना है। ठीक है, आउटसाइड इंडिया ऑफ ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, यानी है आप इंडियन और इंडिया से बाहर आपकी असेट लायबिलिटी बढ़ी या घट गई। ठीक है, या असेट लायबिलिटीज इन इंडिया ऑफ ए नॉन रेजिडेंट, कोई नॉन रेजिडेंट है, कोई यूएसए का मान लीजिए, उसने इंडिया में कोई प्रॉपर्टी खरीद दी। ठीक है, तो वहां पे क्या है मतलब कंट्री डिफरेंट होनी चाहिए। अगर इंडियन है तो इंडिया से बाहर, या बाहर का कोई पर्सन तो इंडिया में। तो इस टाइप से आपकी असेट लायबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा, वो वाली ट्रांजेक्शन्स को बोला जाता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होती है। तो कैपिटल अकाउंट को छोड़ के जो भी ट्रांजेक्शन्स है, मतलब असेट या लायबिलिटी को छोड़ के जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, वो सारी की सारी आपकी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स होती है। जैसे आप इंडिया में हैं और आपके बच्चे यूएसए में स्टडी करते हैं, तो उनके रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए आपने कुछ पैसा भेज दिया, उनके खर्चे का है वो। ठीक है, तो उससे कोई असेट या लायबिलिटी तो नहीं हुई ना। या फिर आप इंडिया में बाहर घूमने चले गए, उसमें आपने कुछ खर्चा कर दिया, या आपने इंडिया से बाहर कुछ इन्वेस्टमेंट से कमाई कर ली, कुछ ट्रैवल के लिए खर्चा कर दिया, फैमिली मेंटेनेंस पे खर्चा कर दिया, बाहर जाके हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवा लिया। ठीक है, तो ये सारी जो पेमेंट होती है ये आपकी हो जाएंगी करंट अकाउंट, जहां पे आपके असेट या लायबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने इंडिया से बाहर जाके यूएसए में जाके कोई टूर बुक किया, कोई ट्रैवल एक्सपेंस पे खर्चा कर दिया, तो क्या आपके असेट मतलब कोई चीज जुड़ गई? आप यूएसए घूमने गए तो कोई असेट तो नहीं जुड़ा ना। असेट का मतलब है दोस्तों हमेशा कोई चीज आप जोड़ लेते हैं। जैसे आपने घर खरीदा, टीवी खरीदा, सॉरी घर खरीदा आपने। ठीक है, ये एक असेट आपने जोड़ ली। ठीक है, या कोई लोन ले लिया बड़े, वो आपका लायबिलिटी हो गया। तो करंट अकाउंट में कोई भी असेट या लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। आपकी असेट या लायबिलिटी को ये फर्क नहीं देता करंट अकाउंट वाली ट्रांजेक्शन। जैसे इंडिया से बाहर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और आपने उनके मेंटेनेंस के लिए आपने कुछ पैसा खर्चा कर दिया। ठीक है, कुछ डॉलर आपने बच्चों के रखरखाव के लिए भेज दिए यूएसए में, तो वो जो ट्रांजेक्शन होगी उस ट्रांजेक्शन को बोला जाएगा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो कैपिटल वाली जिसमें असेट लायबिलिटी को इम्पैक्ट होता है, करंट अकाउंट जिसमें असेट लायबिलिटी को कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रेडी या कैश सेटलमेंट? कैश सेटलमेंट किसको बोलते हैं? कैश सेटलमेंट का मतलब है आपने आज ही डील की और आज ही आपको करेंसी मिल गई, यानी सेम डे आपने डील की और सेम डे आपका सेटलमेंट हो गया। तो उस टाइप की सेटलमेंट को बोला जाता है कैश रेडी। ठीक है, और सेटलमेंट वेयर बोथ करेंसीज आर डिलीवर्ड ऑन द सेम डे, मतलब आज ही आपने डील की। मान लीजिए आज आपने बैंक से जाके डॉलर की और रुपीज की कोई डील की और सेम डे आपको रुपी देके डॉलर मिल गया, तो सेम डे डिलीवरी हो गई और सेम डे आपने डील की। ठीक है, उस टाइप की जो ट्रांजेक्शन होती है, सेटलमेंट होती है, उनको बोला जाता है रेडी या कैश सेटलमेंट। ठीक है, रेडी और कैश वेयर बोथ करेंसीज आर डिलीवर्ड ऑन द सेम डे पे डिलीवर हो गया। सच एस बैंक ए बाइंग 10 lakh dollar from bank B at 74.95 on 1st November 2021 with the USD and INR exchange on that very date। यानी आप डॉलर देके बैंक ए बैंक बी से कुछ रेट्स पे यूएसडी खरीद रहा है और सेम डे पे बैंक बी ने ए को डिलीवर कर दिया, तो वो जो ट्रांजेक्शन्स होगी उस टाइप की ट्रांजेक्शन्स को कैश या रेडी सेटलमेंट ट्रांजेक्शन्स बोला जाता है। ठीक है, सेकेंड है कि
ए आपका वैसे करेक्ट आंसर होगा। सेकंड है सेटलमेंट वेयर करेंसी डिलीवर टेक 2 बिजनेस डेज, तो 2 बिजनेस डेज है तो उसको स्पॉट बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। 30 डेज के बाद 2 दिन से ज्यादा उसको फॉरवर्ड बोला जाता है, तो 30 डेज के बाद वाले को भी फॉरवर्ड बोला जाएगा, ठीक है। जहां पे एक करेंसी तो डिलीवर होगी और दूसरी जो है बाद में डिलीवर होगी, तो ये ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है दोस्तों इसका, ठीक है। जो अभी करेंसी डिलीवर होगी उसको स्पॉट बोल देंगे, जो बाद में डिलीवर होगी उसको आप फॉरवर्ड बोल देंगे, ठीक है। सो रेडी या कैश मतलब सेम डे पे आपने डील की और सेम डे पे आपको करेंसी मिल गई, डिलीवरी हो गई, सो उस टाइप को बोला जाता है रेडी या कैश। टॉम मतलब आज आपने डील की और आपको डिलीवरी मिली है कल, टुमारो, तो उसको बोला जाता है टॉम। स्पॉट मतलब आफ्टर 2 डेज, आज आपने डील की और 2 दिन बाद आपको करेंसी की डिलीवरी मिल गई, तो उसको बोला जाता है स्पॉट। और स्पॉट के बाद जो भी है उसको फॉरवर्ड बोला जाएगा। 3 4 5 से लेके कितने भी डेज में डिलीवरी होगी उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है दोस्तों वो यूज किया जाता है आपका फॉरवर्ड। जैसे टॉम के ऊपर एक क्वेश्चन आपका, किसको आप टॉम सेटलमेंट बोलेंगे? आपने जो है करेंसी तो अभी की, करेंसी की डील आपने 1 तारीख को की है, लेकिन आपको जो डिलीवरी होगी वो 2 तारीख को होगी, नेक्स्ट वर्किंग डे पे होगी, तो इसको बोला जाएगा दोस्तों टॉम सेटलमेंट, ठीक है। जब आपको करेंसीज डिलीवर होती है नेक्स्ट वर्किंग डे तो उसको बोला जाता है दोस्तों टॉम यानी टुमारो सेटलमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब स्पॉट सेटलमेंट, तो स्पॉट सेटलमेंट किसको बोला जाता है? तो स्पॉट मतलब आफ्टर 2 वर्किंग डेज के बाद जो भी डील होगी, ठीक है। 2 वर्किंग डेज के बाद जो भी आपको करेंसीज मिलेगी तो उसके लिए स्पॉट वर्ड को यूज किया जाता है। अ सेटलमेंट इन विच बोथ करेंसीज आर एक्सचेंज 2 वर्किंग डेज आफ्टर डील, डील आपने आज की है लेकिन आपको डिलीवरी मिली है आफ्टर, या सेटलमेंट हुई है आफ्टर 2 डेज, सो आफ्टर 2 डेज वाले के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो वर्ड होता है दोस्तों स्पॉट, ठीक है। जैसे 1 नवंबर को आपने डील की है और 3 नवंबर को आपको करेंसी डिलीवर हुई है, सो उस केस में उसको बोला जाएगा स्पॉट सेटलमेंट, तो ए हो जाएगा इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर। जैसे इसमें ये है कि सेम डे पे अगर डील हो जाएगी तो वो होता है दोस्तों रेडी या कैश, नेक्स्ट वर्किंग डे पे तो उसको बोला जाता है टर्म, आफ्टर 1 मंथ पे उसको बोला जाता है फॉरवर्ड, और 2 वर्किंग डे के बाद वाले को बोला जाता है स्पॉट। तो पहले वाला जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका स्पॉट सेटलमेंट, ठीक है। सेम डे रेडी, नेक्स्ट डे टॉम, उससे नेक्स्ट डे आपका स्पॉट, और उसके बाद जो भी डेज है उसको हम फॉरवर्ड बोल देंगे, ठीक है। तो ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब बिड या ऑफर रेट, बिड रेट क्या होता है? जो जिस रेट जो बाई रेट है ना उसको बिड बोला जाता है, सेलिंग रेट को ऑफर रेट बोला जाता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन भी आपका हाफ नंबर का पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो बिड रेट कौन सा होता है? जो बाइंग रेट है ना, किसी भी करेंसी को आप जिस रेट पे बाई करते हैं, तो बाई रेट होता है आपका बिड रेट, और सेलिंग रेट होता है आपका ऑफर रेट, ठीक है। जिस रेट पे आप सेल करेंगे ना तो वो होता है आपका ऑफर रेट, सो ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, बी से बाई हो गया और ऑफर से आप किसी को सेल के लिए ऑफर दे रहे हैं ना, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। बिड यानी बाई, ऑफर यानी सेल रेट। हु इज एलिजिबल टू ओपन डायमंड डॉलर अकाउंट, कौन ये खाता खोल सकता है? दोस्तों डायमंड डॉलर के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा जाता है, ये भी आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही है। सो डायमंड डॉलर अकाउंट सिर्फ वही एक्सपोर्टर या इंपोर्टर जो डायमंड्स में डील करते हैं, ठीक है, डायमंड की ज्वेलरीज डायमंड में जो डील करते हैं वही ये खाता खोल सकते हैं। कम से कम 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना जरूरी है, और जो टर्नओवर है कम से कम 3 करोड़ की उनकी एवरेज टर्नओवर होनी चाहिए, यानी कम से कम 2 साल से आप बिजनेस कर रहे हो और कम से कम आपकी 3 करोड़ की टर्नओवर होनी चाहिए। मैक्सिमम कोई भी जो पर्सन है वो 5 डायमंड डॉलर अकाउंट खोल सकता है, तो उसके जो नंबर ऑफ अकाउंट की जो लिमिट है दोस्तों वो लिमिट है 5 की। कोई भी पर्सन एक्सपोर्टर या इंपोर्टर जो कि डायमंड वाली, जैसे बहुत बार इंडिया में क्या होता है कि बाहर से रॉ डायमंड आता है और उसको फिर पॉलिश करके कट करके वापस भेजा जाता है, ठीक है। सो आप डायमंड को मंगा रहे हो फिर वापस भेज रहे हो, तो 2 बार आपको फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को फेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप डायमंड डॉलर अकाउंट खोल सकते हैं ताकि आप जो है अपने पैसे को उसी करेंसी में रख सके, इसको रुपये में या डॉलर में बार बार कन्वर्ट करने का आपको जरूरत ना पड़े। सो एक्सपोर्टर से इंपोर्टर जो डायमंड वाली चीजों में डील करते हैं, कम से कम 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और लास्ट जो उनकी टर्नओवर एवरेज 3 करोड़ की है, तो वो अपने लिए डायमंड डॉलर अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो बी